Hi guys, how are you all? Welcome back for this awesome Mission Summer batch for CA Final Financial Reporting. We are targeting that हमारे जो भी अटेम्प्ट्स हैं अपकमिंग उन अटेम्प्ट्स में हम एफआर को इतना इजी बना लें ताकि हमारा सपना पूरा हो जाए 80 प्लस लाने का। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे बच्चे, जब मैं बोलता हूँ 80 प्लस लाने का, तो बहुत सारे बच्चे हंसते हैं, बोलते हैं अरे सर एफआर में कहाँ पॉसिबल है। बेटा सब पॉसिबल है, बस तुम्हें तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पहचानना है। तुमने ना बहुत टाइम से अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना नहीं है, बस इतनी सी बात है। चलिए, सो इंडिया 33 करना है और इंडिया 33 के अंदर हमारा पिछले वाले सेशन में पार्ट 1 में हमारा ईपीएस, बेसिक ईपीएस रिलेटेड और उससे सारे रिलेटेड चीजें हो चुकी थी। आज के सेशन में हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बातें करेंगे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। चलिए, हम कौन कौन सी चीजें बेसिकली जानते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में। सो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें कब निकालना पड़ता है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें तब निकालना पड़ता है जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हों। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हों। सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे तो होगा। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ईसॉप्स, शेयर वारंट्स, ये सब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे सिक्योरिटीज जो अभी फिलहाल आज के दिन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर नहीं है, बट ये सिक्योरिटी फ्यूचर में जाके ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का रूप बदल सकती हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बन सकती हैं। और ये जब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बन जाएंगी तो उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जब बढ़ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में, ईपीएस निकालते वक्त डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स बढ़ने के कारण हमारी अर्निंग पर शेयर गिर सकती है। बिकॉज हम ये डीईपीएस निकालते वक्त ये मान के चलते हैं कि अगर आज ही के अर्निंग पर जो करंट अर्निंग कैपेबिलिटी चल रही है कंपनी की, उतनी ही करंट अर्निंग कैपेबिलिटी पर अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, तो उस वजह से अर्निंग पर शेयर कितना रिड्यूस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में जो सामना होगा वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के साथ होगा। इसका मतलब ये कि फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज किया है, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया है। अभी तक हम नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कर रहे थे, और होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी इक्विटी कर रहे थे। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे? इसमें एड लेस का क्या इफेक्ट देंगे? इसमें देंगे सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन। जब आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएगा उसके कारण कितनी सेविंग होगी, है ना, आफ्टर टैक्स। अगर उसमें टैक्स का इफेक्ट आएगा तो आफ्टर टैक्स, और प्लस वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी। पोटेंशियल इक्विटी यहां था ऑर्डिनरी, यहां आ गया पोटेंशियल। सो पॉइंट ऐसा है कि आफ्टर टैक्स सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। मतलब ये कि जैसा हम फॉर्मूला कर रहे थे वैसा ही रहेगा, अब बस अर्निंग पर थोड़ा इफेक्ट आएगा, इसीलिए क्योंकि वो उनका कन्वर्जन के कारण आपकी न्यूमरेटर में अर्निंग कितने से बढ़ सकती है। दूसरा वेटेड एवरेज पोटेंशियल इक्विटी। इस पूरे टॉपिक में, डीईपीएस के पूरे टॉपिक में जो मेन चैलेंजेस होने वाले हैं वो ये होने वाला है। अर्निंग पे ज्यादा चैलेंजेस नहीं होने वाले कि पोटेंशियल कन्वर्जन के कारण कितना अर्निंग सेव होगा, वो बहुत ही इजी रहेगा। ये मेन चैलेंज होने वाला है आपका कि भाई कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी है, पोटेंशियल इक्विटी इसको मानना है कि नहीं मानना है, कब से इसको पोटेंशियल मानना है, ये सारी बातें होने वाली हैं। अभी मैं इस पूरे डीईपीएस के कॉन्सेप्ट को करवाने के लिए मैं आपको एक कंप्लीट एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, पर वो मास्टर प्रॉब्लम है। उसमें मैंने 3-4 अलग अलग केसेस भी डाले हुए हैं ताकि आप एक डीईपीएस का कंप्लीट बेसिक समझ लो। मैं बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि भाई होता है ना कि यार डीईपीएस के बारे में अगर मुझे एक क्वेश्चन पिक करना हो जिसमें सारी बेसिक्स बातें आ जाए, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं
आपके साथ शेयर कर दूंगा मिशन संभव का जो भी हमारा गूगल ड्राइव ग्रुप है, गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है उसमें मैं डाल दूंगा, एज वेल एज टेलीग्राम जो ग्रुप है मिशन संभव का उसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान से देखते जाइएगा प्लीज, ठीक है ना। कोशिश करके इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से अभी अभी जो भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है 33 का वो बहुत ही क्रूशियल पोर्शन है, ढंग से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए क्लास एग्जांपल EAESH मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि दिया हुआ है 18 लाख रुपीस। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से मतलब सब कुछ माइनस हो चुका है, नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हो चुका है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो आपका बेसिक ईपीएस कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय 1, 18 लाख डिवाइड बाय 1 मतलब 18 रुपीस। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही चल रहा है ये। 1/4/23 में ओपनिंग बैलेंस ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल लिखा है मतलब ये पोटेंशियल हुआ, कन्वर्टेबल लिखा है मतलब ये क्या हुआ पोटेंशियल, ठीक है। और कितने हैं 80 लाख रुपीस के हैं, 100 रुपीस के फेस वैल्यू के हिसाब से। कन्वर्जन रेशियो क्या है 1:1 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद ये 1:1 के फॉर्म में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, 2 साल के बाद होगा। और ये ओपनिंग में चल रहा है मतलब ये पिछले साल से ही इशू हो चुका है डिबेंचर, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल। हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में के अंदर नहीं कंसीडर किया था, और EASH निकालते वक्त हमने इसका इंटरेस्ट माइनस कर लिया होगा। बट हम ये मान के करेंगे कि अगर यही डिबेंचर करंट ईयर में इक्विटी होता तो क्या क्या होता, तो करंट ईयर में अगर ये डिबेंचर एक्चुअल में इक्विटी होता तो 1/4 से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट की सेविंग होती, और उस इंटरेस्ट के कारण मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाता, हालांकि टैक्स भी थोड़ा लगता। और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स हम कर रहे थे 1 लाख, अब वो 1 लाख ना होके ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इसीलिए होंगे, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इसीलिए होंगे क्योंकि ये जो डिबेंचर होते ये इक्विटी होते। आई मेरी बात समझ में। फिर 1/8/23 अगस्त में क्या किया हमने ईसॉप इशू किए, इंप्लॉइज को हमने ईसॉप इशू किए विद अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगस्त में हमने बोला कि हम आपको 3 साल बाद ऑप्शंस देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, तो ये भी हमारा पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल इसलिए होगा क्योंकि अभी हम इक्विटी नहीं दे रहे, हम अभी उनसे सर्विस ले रहे हैं, पर उसका इक्विटी शेयर उनको हम फ्यूचर में इशू करेंगे। तो फ्यूचर में हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, सर्विस हम अभी ले रहे हैं, इसका मतलब फायदा तो हमें अभी मिल रहा है, मजे हमें अभी मिल रहे हैं, पर हम शेयर इशू करेंगे बाद में, इसका मतलब ये पोटेंशियल है। कौन सा शेयर पोटेंशियल इक्विटी नहीं हो सकता, जैसे अगर कंपनी प्लान कर रही है कि मैं अगले साल पब्लिक इशू लाऊंगा, एक कंपनी प्लान कर रही है कि हम अगले साल पब्लिक इशू लाएंगे, तो वो पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अगले साल जब पब्लिक इशू आएगा तो पैसे भी अगले साल आएंगे, फंड्स भी अगले साल आएंगे, तो वो पोटेंशियल नहीं हुआ। पोटेंशियल इक्विटी मतलब जो फ्यूचर में शेयर इशू होने वाले हों, पर जिसके अगेंस्ट या तो हमें ऑलरेडी फंड्स मिल चुके हैं या तो हमें ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल चुके हैं। तो जैसे डिबेंचर्स हैं, ऑलरेडी डिबेंचर इशू करते वक्त हमें फंड्स मिल चुके हैं, हमें इनको रिडीम करते वक्त शेयर देने हैं, पर रिडीम करते वक्त हम शेयर जब इनको देंगे तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईसॉप के केस में भी हमें सर्विस मिलती जा रही है, पर हमें पैसा हमें शेयर इशू नहीं करने, शेयर हम फ्यूचर में इशू करेंगे, जब फ्यूचर में इशू करेंगे तो बेनिफिट हमें पहले से ही मिल चुका होगा। तो ऐसी चीजों को पोटेंशियल मानना है। फिर 1/10/23 अपन ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू किए विथ 10% डिविडेंड राइट, 30 लाख रुपीस के इशू किए, कन्वर्जन आफ्टर 4 इयर्स विथ 2:1, ये भी हमारा पोटेंशियल इक्विटी हो गया, ये भी हमारा पोटेंशियल इक्विटी हो गया। टैक्स रेट दिया हुआ है 25% का, बेसिक और डायल्यूटेड निकालना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर हमारा 18 निकल चुका है। अब ये क्वेश्चन के अंदर 3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे। अब हमें तीनों पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को हमें सबसे पहले इंडिविजुअली एनालाइज करना है, और यह देखना है कि इंडिविजुअल लेवल पर इनका क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर। तो आइए चलिए इंडिविजुअल लेवल पर इनका इंपैक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या निकालते हैं हम, इंक्रीमेंटल ईपीएस। इंक्रीमेंटल ईपीएस हम हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं, अर्निंग पर शेयर पे क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था, डिबेंचर थे, डिबेंचर थे सबसे पहले। तो डिबेंचर कितने थे 80 लाख रुपीस के, इनका इंटरेस्ट कितना था 8%। तो मान के चलो अगर ये डिबेंचर
करंट ईयर में कन्वर्ट हो जाते, 1 अप्रैल से ही कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि 1 अप्रैल से आउटस्टैंडिंग है, तो क्या होता, तो 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, तो 6,40,000 के इंटरेस्ट की सेविंग होती, पर उस पर टैक्स भी लगता, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल, तो इंटरेस्ट की सेविंग होती तो प्रॉफिट बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ जाता तो टैक्स भी ज्यादा लगता, तो इंटरेस्ट की सेविंग कितनी होती 640 की, पर उसमें ओवरऑल मुझे नेट नेट 75% का ही सेविंग होता, क्योंकि 25% तो टैक्स लग जाता, तो इतने की मेरी इंटरेस्ट की सेविंग होती, तो न्यूमरेटर पर तो ये इफेक्ट पड़ा। डिनोमिनेटर पे क्या होता, 8 लाख रुपीज, सॉरी 80 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये हो गए 80,000, और रेशियो क्या है 1:1, मतलब 80,000 डिवेंचर के बदले 80,000 इक्विटी शेयर होते, तो डिनोमिनेटर में 80,000 इक्विटी शेयर्स आ जाते, 80,000 नए इक्विटी शेयर्स आ जाते, ठीक है, और ये कब से आ जाते, 1 अप्रैल से ही आ जाते, और अभी तक ये कन्वर्ट हुए नहीं है, मतलब ये पूरे साल भर पोटेंशियल रहे, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर 12/12 का वेट लगाया, तो ये हमने निकाला इंक्रीमेंटल। आप ध्यान से देखिए, इसके साथ में बेसिक अर्निंग पर शेयर में निकालने वाला EASH नहीं ले रहा हूं, ना ही उनके ऑर्डिनरी शेयर्स ले रहा हूं, मैं इंडिविजुअल इफेक्ट देखना चाह रहा हूं कि इनके इक्विटी बनने के कारण इंडिविजुअल इफेक्ट कितना पड़ता, तो आया यहां पर 6 रुपीज का इंडिविजुअल इफेक्ट आया, ये निकल गया कन्वर्टेबल डिबेंचर का। अब बात करेंगे ईसॉप के केस में। ईसॉप के केस में क्या है, हमने नंबर ऑफ ऑप्शन कितने दिए हैं, हमने इनको ऑप्शन दिए हैं 50,000 ऑप्शंस, कि मैं फ्यूचर में आपको 50,000 रुपीज, 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूंगा, कितने प्राइस पर, 40 रुपीज पर मैं आपसे पैसे भी तो लूंगा, कितने पैसे लूंगा 40 रुपीज, और जबकि मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड क्या है 125, तो मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि फ्यूचर में अगर मैं कोई पब्लिक ऑफर ला रहा हूं जिसमें मैं पैसे भी फ्यूचर में आपसे लूंगा, तो वो पोटेंशियल नहीं है। इसी तरीके से ईसॉप के अंदर 40 रुपए तो मैं आज आपसे ले ही रहा हूं ना, तो 40 रुपए जो मैं आपसे फ्यूचर में लूंगा 3 साल बाद, ये पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल पार्ट क्या है, जितना अमाउंट मैं आज आपसे ऑलरेडी ले चुका हूं, या तो अमाउंट के फॉर्म में या तो सर्विस के फॉर्म में। सो लॉजिकली मार्केट प्राइस 125 है और 40 रुपए आप मुझे बाद में दोगे, तो 125 माइनस 40, तो बाकी 85 रुपीज की मैं आपसे सर्विस ले रहा हूं, और वो मैं आपसे लेता जा रहा हूं, तो मैं बेसिकली ये बोलूंगा कि भाई 50,000 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 40, कितने फंड्स ऑन एन एवरेज, कितने फंड्स मेरे को मिलेंगे फ्यूचर में ईसॉप से, 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 20 लाख रुपीज, मुझे 20 लाख रुपीज के फंड्स फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। अगर यही फंड्स मैं नॉर्मल पब्लिक इशू करता, सेम प्रोसीड कुड हैव बीन रेज्ड एट 125 फ्रॉम पब्लिक, अगर पब्लिक से मैं रेज करता, फ्रॉम पब्लिक, अगर मैं सेम प्रोसीड्स पब्लिक से रेज करता, तो 20 लाख, सेम 20 लाख पब्लिक से रेज करता 125 रुपीज के हिसाब से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ते, जो कि आज मैं वादा कर चुका हूं कि मैं फ्यूचर में आपको 50,000 शेयर्स दूंगा। तो मुझे बताइए मैं कितने शेयर्स ऐसे दूंगा जिसके बदले में मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, कितने मैं शेयर्स आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि जिसके बदले में मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं वो पोटेंशियल नहीं है। जितने शेयर्स आपको मैं फ्यूचर में दूंगा जिसके बदले में आपसे ऑलरेडी सर्विस ले चुका हूं और एक्स्ट्रा मुझे फ्यूचर में कोई पैसा नहीं मिलेगा, वही पोटेंशियल होंगे, तो वो हो गए 34,000। तो 34,000 शेयर्स आर पोटेंशियल शेयर्स, गाइस अंडरस्टूड और नॉट, जिसके बदले फॉर विच नो फंड्स विल बी रेज्ड। तो इसका अगर मैं इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालूं तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, क्योंकि अभी इस ईसॉप पे कोई डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, मैं ईसॉप पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, तो मेरी कोई सेविंग है ही नहीं। मैंने करंट ईयर में ईसॉप पे कोई इंटरेस्ट दिया क्या, डिविडेंड दिया क्या, नहीं, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 34,000 पोटेंशियल शेयर्स जो फ्यूचर में मैं इशू करूंगा जिसके बदले मुझे कोई फंड्स नहीं मिलेंगे। 16 भी इशू करूंगा, इशू में 34 प्लस 16 मिला के 50 करूंगा, पर 16 के फंड्स मिलेंगे, 34 के फंड्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई बाय 8/12 क्यों किया, क्योंकि ये जो ईसॉप है, ये ईसॉप की अनाउंसमेंट डेट क्या थी, ग्रांट डेट क्या थी करंट ईयर में 1 अगस्त, तो 1 अगस्त के हिसाब से करंट ईयर में तो ये सिर्फ 8 महीने ही आउटस्टैंडिंग रहे ना, अगस्त से पहले ये तो आउटस्टैंडिंग थे ही नहीं,
ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं इसका फिर से डीईपीएस निकालूंगा, क्योंकि 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, तो नेक्स्ट ईयर में इसका पूरा कंप्लीट 12/12 लूंगा, क्योंकि अनाउंस ये करंट ईयर में हुआ है मिड में, पर नेक्स्ट ईयर ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था। तो करंट ईयर में ये 8 महीने का आउटस्टैंडिंग था, तो 0 डिवाइडेड बाय सो एंड सो जो भी वैल्यू आया, अल्टीमेटली द आंसर इज 0। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस पे अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल ईपीएस इसका 0 आ गया, मतलब मेरे करंट ईपीएस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, सॉरी तीसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमने करंट ईयर में इशू किए हैं, मतलब अक्टूबर से पहले हमने प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू किए थे, तो जो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा वो भी हमने 6 महीने का डिविडेंड दिया होगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। 30 लाख रुपीज का 30 लाख रुपीज का 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, मतलब 1,50,000 का डिविडेंड, 1,50,000 का डिविडेंड हमने करंट ईयर में दिया होगा। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होते पहले दिन से, 1 अक्टूबर से, ये 1 अक्टूबर है ना इनका, अगर ये पहले ही दिन से इक्विटी होते तो हमें डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने डिविडेंड दे दिया, मतलब ये हमारी, अगर ये इक्विटी होते तो हमारी डिविडेंड की सेविंग हो जाती। और अगर ये इक्विटी होते तो ये कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते, 30 लाख के हिसाब से, 30 लाख के हिसाब से इनका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो 30,000 और कन्वर्ट होंगे तो 2:1 के फॉर्म में होंगे, मतलब 60,000 शेयर्स बन जाएंगे। तो 60,000 शेयर्स बन जाते, और ये शेयर्स कब से बनते, इनकी डेट ऑफ इशू से, मतलब 1 अक्टूबर से। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग थे करंट ईयर में पोटेंशियल। इनका वेटेड एवरेज के हिसाब से अगर मैं इनका इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालूं वेटेड एवरेज करने के बाद, तो ये 5 रुपीज का आ गया। अब ये 3 इंस्ट्रूमेंट मेरे पोटेंशियल हैं, पहला डिबेंचर, दूसरा ईसॉप, तीसरा प्रेफरेंस। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक इंक्रीमेंटल ईपीएस को बेसिक ईपीएस की वर्किंग में एक एक करके लेके आना है, एक एक करके। किस सीक्वेंस में, जिसका जो आंसर आया है वो एक बार देखो, इसका 6 आया है, इसका 0 आया है, और इसका 5 आया है। जिसका सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है, उसको सबसे पहले लेके आएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक पोटेंशियल इक्विटी है, जो अर्निंग बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रहा है। अर्निंग ना बढ़ने से और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से सबसे ज्यादा स्पीड में आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर नीचे गिर के डाइल्यूट होगा। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब बेसिक कितना धड़ाम से नीचे गिरता है। डाइल्यूटेड मतलब जो बेसिक से कम है, जो नीचे है। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे केस में ईसॉप सबसे ज्यादा अच्छे से आपके बेसिक अर्निंग पर शेयर को नीचे गिराएगा, क्योंकि अर्निंग के लेवल पर वो अर्निंग नहीं बढ़ाएगा पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएगा। तो पहले हम लेके आएंगे इसको। तो हमने यहां पर क्या किया, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए बेसिक में हमने न्यूमरेटर हमें पता है 18 लाख था, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 1 लाख था, हमारा ईपीएस आ गया 18। अब सबसे पहले हम ईसॉप को लेके आए, जिसमें न्यूमरेटर उसका 0 था और नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली वेटेड एवरेज करने के बाद 22,666 था। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर कुछ और आता है तो हमें उसको राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, पॉइंट से पहले जो फिगर है बस हमें उतना लिखना चाहिए, ठीक है। इस केस में यहां पर इंड AS 33 के केस में, तो इसके बेसिस पर हमने देखा कि भाई अगर हम ईसॉप को मर्ज कर देते हैं हमारी करंट अर्निंग में और करंट ऑर्डिनरी के साथ, तो टोटल ऑर्डिनरी हो जाते 122,666 और टोटल अर्निंग हो जाती 18 लाख। इस बेसिस पर हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर धड़ाम से नीचे गिर के 14.67 हो जाता। कितना हो जाता? 14.67। तो ये डाइल्यूट कर रहा है, इसका मतलब जो ये ईसॉप है, ये ईसॉप डाइल्यूटिव नेचर का पोटेंशियल इक्विटी है, डाइल्यूट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ पोटेंशियल इक्विटी ऐसे भी होते हैं जो डाइल्यूट करते ही नहीं है, उनको हमें अलग से आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए हम इस स्टेज में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये तो 0 था, ऊपर वाला कितना आया था 6, और नीचे वाला एक और था वो कितना आया था 5। तो अब 6 और 5 में लोवेस्ट कौन सा है? 5। तो हम पहले वाला, ये पहले प्रेफरेंस शेयर लेंगे, उसमें हमारा न्यूमरेटर हम कितना ऐड कर देंगे 150, और डिनोमिनेटर हम कितना कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मतलब 30। आइए देखिए, अब हमने 150 ऐड कर दिया, एक और 18 लाख में 150 ऐड कर दिया, और इतने ऑर्डिनरी शेयर में हमने 30,000 शेयर्स और ऐड कर दिए वेटेड एवरेज लेने के बाद। जैसे ही हमने ये किया, हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सॉरी हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होके फिर से गिर गया, 14.67 से 12 हो गया। मतलब ये भी जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी डाइल्यूटिव नेचर का है। जैसे जैसे गिरता जाएगा मतलब वो डाइल्यूटिव है। अगर गिरने के बाद बढ़ गया
मतलब वो एंटी डाइल्यूटिव है। बताऊंगा आपको कैसे आया। लास्ट में हम डिबेंचर को उठाएंगे। डिबेंचर पर हमारी सेविंग कितनी हो रही थी, डिबेंचर हमारी सेविंग कितनी हो रही थी, इतनी सेविंग हो रही थी 480 की, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 के हो रहे थे। तो हम इस सेविंग को लेंगे, हमारी सेविंग से अर्निंग बढ़ेगी, सेविंग से अर्निंग बढ़ेगी तो बल्कि ईपीएस और बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर से हमारा डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर्स और बढ़ जाएंगे तो ईपीएस घटेगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि ईपीएस घट के और हमारा 10.44 आ गया, ये और कम हो गया। इसका मतलब स्टिल ये डिबेंचर भी डाइल्यूटिव नेचर के हैं। अब आपको इस मन में आ रहा होगा कि सर अगर बढ़ जाता तो क्या होता, ऐसा कोई क्वेश्चन करवाइए तो हम उसको भी बात करेंगे। तो आपका टोटल मिला के डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आता 10.44। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, बोलो जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना कुछ और केसेस देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि इसमें कुछ जो चीजें हैं वो भी एक बार कवर अप हो जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। ईबीआईटी है 18 लाख रुपीज 23-24 का, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 50,000 एक चार से। 1 अगस्त को 9% कन्वर्टेबल 30,000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले, 30 लाख रुपीज। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 30 लाख रुपीज हुआ है। कन्वर्जन कितना था 3:2 आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, टैक्स रेट कितना है 25%। सबसे पहले हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, ये ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 30 लाख। 30 लाख का 9%, ये हो गया 2,70,000। 2,70,000 का इंटरेस्ट, सॉरी 2,70,000 का भी 1 अगस्त को हमने इशू किया है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो 270 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, 180। 180 का हमने इंटरेस्ट माइनस किया 9 मंथ्स का। ठीक है, 8 मंथ्स का, सॉरी 8 मंथ्स का आएगा, 9 मंथ्स का खाएगा आएगा, 8 मंथ्स का आएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा 1620, फिर हमने टैक्स माइनस किया 25% और हमारा बचा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 12,15,000। 12,15,000 हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा 50,000, वेटेड एवरेज हमारा 50,000 ही रहेगा। तो 1215 डिवाइड बाय 50,000 24.3 हमारा आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर। यहां तक डन। अब डाइल्यूटेड के लिए हमारे पास एक सिंगल पोटेंशियल ही है। जब हमारे पास क्वेश्चन में एक ही पोटेंशियल इक्विटी हो तो उसके लिए हमें इंक्रीमेंटल निकालने की एज सच जरूरत नहीं है। हम इंक्रीमेंटल तब निकालेंगे जब एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी हो। यहां पर एक ही है तो हम डायरेक्टली डाइल्यूटेड निकाल सकते हैं कि सचमुच में वो डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर ये डिबेंचर 1 अगस्त को इशू किया है, तो अगर ये 1 अगस्त से ही ऑर्डिनरी शेयर होता तो इंटरेस्ट की सेविंग होती। कितने इंटरेस्ट की सेविंग होती, 180 के इंटरेस्ट की सेविंग होती, क्योंकि अगस्त में इशू किया ना बेटा। तो इंटरेस्ट की सेविंग भी 8 महीने की होती करंट ईयर में, ऐसा नहीं कि पूरे 12 महीने की होती। तो 8 महीने के इंटरेस्ट की सेविंग होती, तो ये बढ़ जाता मेरा इंटरेस्ट, मेरा अर्निंग उतने से बढ़ जाता। देखिए जी, पर अगर अर्निंग बढ़ता तो टैक्स भी तो लगता। तो 180 के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैक्स लगता, 45,000 का टैक्स लगता। तो अल्टीमेटली मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए थी। अगर ये पोटेंशियल इक्विटी सचमुच में ऑर्डिनरी होता तो मेरी अर्निंग इतनी होती। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होता, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते 3:2। तो 30,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो 30 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 45,000 शेयर्स होते। और 45,000 शेयर्स ऑर्डिनरी कब से होते, अगस्त से होते। तो वो 8 महीने का वेटेड एवरेज लगता उस पर, और वो हो जाते आपके 30,000 शेयर्स। तो 50 + 30 हो गए 80। अब आप निकाल के देखिए 1350 डिवाइड बाई 80, ये हो गया 16.875। क्या डाइल्यूट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्योंकि बेसिक था 24.30 और ये हो गया 16.875 डाइल्यूट हो रहा है। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब ये मैंने आपको जो करवाया क्वेश्चन, ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इसमें सिंगल पोटेंशियल इक्विटी था। यहां पर मुझे वो इंक्रीमेंटल निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं उसी से रिलेटेड। अब यहां पर मल्टीपल आएंगे, पर इसमें कुछ और एक हल्की फुल्की चीजों का तड़का लगा रहा हूं मैं। ईबीआईटी है आपका 25 लाख, टैक्स रेट है 30%, 1/4 को ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास रखे हैं 60,000 और 1/4 को ही 9% प्रेफरेंस शेयर्स रखे हैं 100 ईच के 25,000। कन्वर्टेबल रेशियो, कन्वर्टेबल हो गया 2:1। ठीक है ना। 1/7 को आपने नए डिबेंचर इशू किए
₹10,000 के, और कन्वर्जन आफ्टर 5 ईयर्स 3:2, कन्वर्जन आफ्टर 5 ईयर्स 3:2, कन्वर्जन आफ्टर 5 ईयर्स 3:2, ये आफ्टर 5 ईयर कन्वर्जन होगा। आगे 1:1 को अबव प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड, ये मैंने नया चीज डाला है कि सर जो ये पोटेंशियल इक्विटी है, हम बार बार कहते हैं कि फ्यूचर में कन्वर्ट होगा, फ्यूचर में कन्वर्ट होगा, फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। सर अगर मान लो ये करंट ईयर में ही कन्वर्ट हो गया तो हाँ, तो इसी तो आपको क्या सोचना है, क्या ये 1 अप्रैल से आउटस्टैंडिंग था पोटेंशियल? हाँ, अप्रैल में आउटस्टैंडिंग था। कन्वर्ट कब हुआ? जनवरी में। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो ये पोटेंशियल था ना, एटलीस्ट ये 9 महीने तो पोटेंशियल था ना, तो भी ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में आएगा। फिर 1 जनवरी के बाद ये ऑर्डिनरी शेयर बन गया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए ये बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में आएगा। तो सबसे पहले अपन बेसिक अर्निंग पर शेयर की बातें करेंगे। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए ईबीआईटी लिया हमने 25 लाख। फिर हमने सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस किया। इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर पर नहीं होता, डिबेंचर पर होता है। तो डिबेंचर पर होता है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 17 है तो 9/12 इंटू 9/12, तो कितना आया? 82,500। 82,500 का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया। फिर हमने टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया। अब डिविडेंड माइनस करना है हमें, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 25 लाख। 25 लाख का 9%, 2,25,000। वो भी 1 जनवरी को तो कन्वर्ट हो गया ना, तो इनको डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली 9 मंथ्स का मिलना चाहिए। तो 2,25,000 का डिविडेंड पूरे साल भर का आ रहा है, 9/12 करोगे तो ये आएगा 168,750। हमने सिर्फ डिविडेंड माइनस किया 168,750, क्योंकि करंट ईयर के में ही वो कन्वर्ट हो गया, तो 168,750 के हिसाब से ही हमने उनको डिविडेंड दिया होगा। EAESH आ गया 1523,500। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 60,000 पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग थे, तो 60,000 12/12। फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर थे ये 1 जनवरी को सचमुच में ऑर्डिनरी बन गए, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए ये बेसिक अर्निंग पर शेयर में आएगा। 2:1 के हिसाब से अगर करें तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी आ गए, तो 50,000 ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स 3 मंथ्स के हिसाब से बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में आ जाएगा। कुल मिला के हो गया 72,500 वेटेड एवरेज, और इस हिसाब से हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया 21.01। क्लियर? डाइल्यूटेड के लिए क्या करेंगे? अब क्योंकि मैंने आपको बोला, देखो अगर किसी क्वेश्चन में सिंगल पोटेंशियल इक्विटी दिया हुआ है तो इंक्रीमेंटल निकालने की जरूरत नहीं, पर अगर मल्टीपल दिए हुए हैं, ये भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है, पर सर ये तो कन्वर्ट हो गया ना बेटा, ये तो साल ईयर के मिड में कहीं पर कन्वर्ट हुआ है, जनवरी में हुआ है, तो कन्वर्ट होने से पहले करंट ईयर में ये कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल था ना। तो आपको यही देखना है कि पूरे साल भर में ये कुछ टाइम के लिए भी पोटेंशियल था कि नहीं। तो ये 9 मंथ्स के लिए पोटेंशियल था, मतलब ये डीईपीएस में भी आएगा 9 मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसका पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लेते हैं। तो इनको आपने डिविडेंड कितना बांटा था अभी? 168,750। आप क्या बोलोगे? अगर यही पोटेंशियल इक्विटी 9 मंथ्स के लिए भी ऑर्डिनरी होते तो इतना डिविडेंड बच जाता, सेव हो जाता, और इनके नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 पहले दिन से ही ऑर्डिनरी बन जाते। तो देखिए इंक्रीमेंटल 168,750 का डिविडेंड सेव हो जाता, 50,000 ऑर्डिनरी पहले दिन से बन जाते, तो 9 महीने के लिए भी वेटेड एवरेज, क्योंकि ये पोटेंशियल कितने महीने थे? 9 महीने, तो 9 महीने के लिए 50,000 और आउटस्टैंडिंग हो जाते, तो इनका आया 4.5। दूसरा हमने देखा डिबेंचर। डिबेंचर को आपने इंटरेस्ट कितना दिया? 82,500, क्योंकि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सिर्फ 9 मंथ्स के लिए थे, क्योंकि आपने उनको इशू 1 जुलाई को किया। तो ये इंटरेस्ट अगर हमारा बच जाए 82,500, उस पर हमारी टैक्स की सेविंग होने के बाद, टैक्स लगने के बाद हमारी अल्टीमेट नेट इफेक्ट 57750 का रहेगा। और शेयर्स अगर होते तो कितने शेयर्स हमारे इनको देने पड़ते? 3:2, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 15,000 इक्विटी शेयर्स बन जाते फॉर 9 मंथ्स। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स बन जाते 9 मंथ्स के लिए, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल आ गया 5.133। दोनों में से जो कम होगा पहले उसको लेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट रैंक हो गया, ये हमारा सेकंड रैंक हो गया। बेसिक अर्निंग पर शेयर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 21.01, उसी में हम सबसे पहले फर्स्ट रैंक वाले को लेंगे, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लेंगे, देखेंगे कि क्या ये डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं। तो देखा तो 21 से ये 15.38 आ गया, मतलब ये डाइल्यूट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ये डाइल्यूटिव नेचर का है। फिर हमने सेकंड रैंकिंग वाले को लिया 57,750 और 11,250, उसको लेने के बाद हमने देखा कि क्या हमारा ये डाइल्यूट हो रहा है, तो 15.38 से ये 14.43 हुआ।
नीचे तो आया, भले कम आया पर डाइल्यूट हो रहा है, तो ये भी हमारा डाइल्यूटिव नेचर का है। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा 14.43 होगा ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये हो जाएगा 14.43। अंडरस्टूड गाइस? अब इसी एग्जांपल में, इन द अबव एग्जांपल, सपोज कन्वर्जन रेशियो ऑफ डिबेंचर्स आर 1:4। अगर कन्वर्जन रेशियो 1:4 हो जाता डिबेंचर का, डिबेंचर 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 3:2 है ना, 1:4 होता तो क्या, 1:4 का मतलब हुआ कि 4 के बदले 1, 4 डिबेंचर पर 1 शेयर मिलेगा, तो 10,000 डिबेंचर पर 2,500 नंबर ऑफ शेयर ही मिलते। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, इंक्रीमेंटल प्रेफरेंस वालों का तो वही निकलता, पर इनका कितना निकलता, इंटरेस्ट की सेविंग मेरे को उतनी ही होती टैक्स लगने के बाद, पर नंबर ऑफ शेयर्स 2,500 होते, और ये 1 जुलाई से 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग होते। एज अ ऑर्डिनरी अगर होते तो 9 महीने आउटस्टैंडिंग होते, तो 1875 होते। आप देखो कितना बड़ा आ गया आंसर, 30.8। आंसर जितना बड़ा उतना उस पोटेंशियल इक्विटी के डाइल्यूट होने के चांसेस कम से कम। आंसर जितना बड़ा, पोटेंशियल इक्विटी के डाइल्यूट होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, ऐसा। तो ये पहली स्टेप वही की है मैंने, कन्वर्टन। देखो ये 15.38 पहले भी था हमारा, फिर वो सेकेंड रैंक पे आ गया। तो ये देखिए यहां पर हमारा अर्निंग इतने से बड़ा और नंबर ऑफ शेयर्स हमारा डिनोमिनेटर इतने से बड़ा, जिसके कारण ये 15.64 आ गया। जबकि पिछली प्रेफरेंस शेयर को लेने के बाद हमारा डाइल्यूट कितना हो रहा था, 15.38 तक आ चुका था, पर इनको लेने के बाद क्योंकि मैंने रेशियो चेंज किया, तो डिबेंचर वाले पोटेंशियल इक्विटी को लेने के बाद मेरा आंसर कम होने के बजाय बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। अगर ऐसा बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव, और एंटी डाइल्यूटिव है तो इसका मतलब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं ये डाइल्यूटिव नेचर के पोटेंशियल इक्विटी नहीं है। इनको हम अपने प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाएंगे, मैं अपना डीईपीएस यहां तक ही दिखाऊंगा 15.38, मैं अपना 15.38 का ही डीपीएस दिखाऊंगा, मैं 15.64 नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए अपन ये इंडिविजुअली करते हैं। गाइज आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। इस पोर्शन को करवा के मैंने आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। उसमें ईसॉप भी आ गया, प्रेफरेंशियल भी आ गए, डिबेंचर भी आ गए, मल्टीपल एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आएंगी तो वो भी आ गया, एंटी डाइल्यूटेड भी आ गया कि कैसे कैसे होगा। चिंता मत करिए, घबराइए मत, ये सारे फिगर्स के साथ ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लोड मत लीजिएगा। यहां तक मैं आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का पोर्शन समझा चुका हूं। मैं आपको अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, डाइल्यूटेड में ही एक्स्ट्रा मैं आपको चीजें बताऊंगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 610। क्वेश्चन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, लाइबिलिटी पोर्शन, इक्विटी पोर्शन, याद है कि नहीं? इंडेस 109 में हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन अलग करते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से लाइबिलिटी पोर्शन अलग करते हैं, इक्विटी पोर्शन अलग करते हैं। उस केस में बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये सब कैसे निकलेंगे वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 610। और हालांकि क्यूआर कोड दिया हुआ है, बट मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो कम से कम डिस्कस में करंट सेशन में कर ही सकता हूं। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी, उससे भी कम टाइम दे रहा हूं आपको, एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगा। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एंटिटी इशूज 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल लिखा है, हम ईपीएस पढ़ रहे हैं तो ये पोटेंशियल हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 द बॉन्ड्स हैव अ 3-year टर्म, आर इशूड एट पार विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हुआ भाई, 20 लाख रुपए। गिविंग टोटल प्रोसीड्स ऑफ 20 लाख। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। अच्छा, कब इशू किया? बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन अरियर एट अ नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ 6%। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी ऑफ 250
250 ऑर्डिनरी शेयर्स, हर एक बॉन्ड 250 नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो कितने बॉन्ड्स हैं? 2000 मल्टीप्लाई बाय 250, ये हो गए 5 लाख पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मतलब आगे चल के 5 लाख पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि करने पड़ेंगे, मैंडेटरी कन्वर्टेबल नहीं है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। कभी भी कन्वर्टेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो ऑप्शनली मानोगे, चाहे वो इस चैप्टर की बात करूं चाहे मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं। Entity has an option to settle the principal amount of convertible bonds in ordinary shares or in cash. एंटिटी के पास चॉइस है, या तो आगे चल के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे या तो कैश में होगा। मतलब जरूरी नहीं कि शेयर्स ही मिलेंगे। When the bonds are issued, the prevailing market rate of interest for the similar type of debentures debts without a conversion option is 9%. अगर यही बॉन्ड में कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता तो 6% की जगह पर 9% का इंटरेस्ट होता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। At the issue date, the market price of one ordinary share is ₹3. Income tax is ignored. Calculate basic and diluted earning per share. Profit attributable to ordinary equity shareholders for the year 1 is 10 lakh. Ordinary shares are 12 lakh. और कन्वर्टेबल बॉन्ड आउटस्टैंडिंग 2000, जो हमें पता है। अब जो ये फिगर दिया हुआ, ये दिया हुआ है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर। मतलब ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है, ये EAESH है बेटा, सारे इंटरेस्ट माइनस हो गए होंगे प्रोबेबली। तो आप अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। हालांकि इंटरेस्ट हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लिया होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे, क्योंकि वो हमें डाइल्यूटेड में भी काम आएगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, सीधा फंडा 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। तो पहले तो मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख करके 0.833 का बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया होगा। ठीक है, बेसिक अपनी जगह पर ठीक है, पर है तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरीके से हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये हाइब्रिड है तो इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी होगा, इसमें इक्विटी कंपोनेंट भी होगा। इंटरेस्ट जो हमने माइनस किया होगा ये 10 लाख निकालने के लिए, वो कौन सा वाला इंटरेस्ट माइनस किया होगा? क्या आपको लगता है हमने वो 6% वाला इंटरेस्ट माइनस किया होगा? नहीं, हमने 9% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लायबिलिटी कंपोनेंट पर इंटरेस्ट निकाला होगा। कैसे निकाला होगा पहले हम वही निकालेंगे। हम बोलेंगे कि यार ऑब्वियसली इंडिया 32 और 109 के हिसाब से ये लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट को हमें अलग अलग करना चाहिए ताकि हम सही इंटरेस्ट निकाल सकें। उसके लिए लायबिलिटी कंपोनेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस में क्या क्या होने वाला है? हर साल 6% का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 20 लाख पर 6%, 20 लाख का 6% मतलब 120, 120, 120। और थर्ड ईयर के एंड में देयर विल बी द चॉइस कि मैं आपको कैश भी दे सकता हूं या मैं आपको कन्वर्जन करके शेयर दे दूंगा। मतलब कैश भी दे सकता हूं, तो कैश दिया तो 20 लाख ये भी देना पड़ेगा। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू 9% पर कितनी आती है? 18,48,122। दिस बिकम्स द लायबिलिटी कंपोनेंट। तो इक्विटी कंपोनेंट कितना हो गया? 151,878। अब जो लायबिलिटी कंपोनेंट है 1848,122, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1848,122 का 9% पर निकाला गया होगा। 9% पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर निकाल लेता हूं इसका, या यहां ना करके मैं निकाल लेता हूं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1848,122 का 9% करिए, ये हो गया 166,331। ये इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी P&L में माइनस कर दिया होगा। ये वाला इंटरेस्ट हमने P&L में माइनस कर दिया होगा। जब हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि काश ये लायबिलिटी कंपोनेंट, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये ऑर्डिनरी होता पहले दिन से ही, अगर ये ऑर्डिनरी होता तो इतना इंटरेस्ट हमें P&L में डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? इतना इंटरेस्ट हमें डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इंटरेस्ट की हमारी सेविंग हो जाती, ये वाले इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती। आई बात समझ में? क्वेश्चन में बोल रहा है टैक्स टू बी इग्नोर्ड। अगर टैक्स रेट देता तो दिस माइनस टैक्स रेट, तो इतने से हमारा इंटरेस्ट बच जाता। होल डिवाइडेड बाय, पहले से ही ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? 12 लाख। और मुझे बताओ अगर बॉन्ड कन्वर्ट हुए तो बॉन्ड कितने कन्वर्ट होंगे? 250 नंबर ऑफ शेयर्स फॉर एवरी वन बॉन्ड। तो कुल मिला के हो जाएगा 5 लाख बॉन्ड्स। 5 लाख बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि वो
बिगिनिंग में ही इशू कर दिए थे तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे। सर हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इक्विटी कंपोनेंट का? नहीं बेटा, इसका कुछ नहीं करेंगे। ईपीएस निकालते वक्त आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स चाहिए, जो कि आपको कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से निकाला जाएगा और टोटल हमारे डिनोमिनेटर आ जाएगा 17 लाख। इस बेसिस पर हमारा डीईपीएस इस तरीके से निकलेगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? इस तरीके से हमारा डीईपीएस निकलेगा। बाकी तो वो चीजें जो भी है वो नॉर्मल है। इस तरीके से हमारा डीईपीएस निकलेगा। चेक करते हैं डीपीएस कितना आ रहा है। डीपीएस आ रहा है आई थिंक 0.69, जबकि बेसिक ईपीएस आ रहा था 0.833, तो डाइल्यूट हो रहा है। तो ये करने के बाद हमारा 0.69 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डीईपीएस। क्या किया हमने ऐसे वाले क्वेश्चन में? हमने न्यूमरेटर में इंटरेस्ट को जो ऐड किया, इंटरेस्ट था वो एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरली हमें हमेशा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही इफेक्ट देना है, चाहे आप बेसिक अर्निंग पर शेयर भी अगर आपको वो ईबीआईटी देता तो ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करते तो आप यही इंटरेस्ट माइनस करते। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो आपको नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स चाहिए जो कन्वर्जन के बेसिस पर आपको दिया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 610। अगर आप नोट्स के हिसाब से अगर अपन इंडिया 33 की बात करें तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, मैंने उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे मेरी कंसेप्ट बुक से। जिन बच्चों के पास कंसेप्ट बुक नहीं है वो ये अभी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अभी हम और फर्दर अभी बातें तो और करेंगे ही करेंगे। फिर डाइल्यूटिव नॉन डाइल्यूटिव पहचानने का तरीका मैंने अभी रिसेंटली आपको जो अभी केसेस और एग्जांपल्स करवाए। ये पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, पूरी वो स्टेप यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आते हैं एक और चीज पर, कॉल ऑप्शंस इशूड और रिटर्न बाय द एंटिटी। कॉल ऑप्शंस, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, मैंने तुम्हें मैं एंटिटी हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं कि मैं तुम्हें फर्दर शेयर्स भी इशू करूंगा। तुम मुझसे फर्दर शेयर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम चाहो तो खरीद लो, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब मैं तुम्हें पर्टिकुलर अमाउंट पर शेयर इशू करूंगा, 40 रुपए पर शेयर इशू करूंगा, 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, 40 रुपए पर शेयर इशू करूंगा। 31 मार्च को मान लो अभी 2 महीने खत्म नहीं हुए हैं, तो 31 मार्च को ये जो मैंने ऑप्शन तुम्हें दिया है ये भी तो एक पोटेंशियल है, हो सकता है फ्यूचर में शेयर देना पड़े। अब ये पोटेंशियल कब है? मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें 40 रुपीज के हिसाब से शेयर इशू करूंगा, सोच के बताओ, 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, आज 31 मार्च है। अगर मार्केट की प्राइस 40 रुपीज से ज्यादा हुई, अगर मार्केट में प्राइस 40 रुपीज से ज्यादा हुई, मैंने तुम्हें ऑप्शन 40 रुपीज का दिया है, मार्केट में प्राइस अगर 40 रुपीज से ज्यादा हुई, 45, 50, 60, 70, तो एज एन एंटिटी मुझे लगेगा कि यार तुम तो ये शेयर मुझसे खरीदोगे, क्योंकि मार्केट में तो अगर तुम खरीदने जाओगे तो तुम्हें महंगा ही पड़ेगा, तुम मुझसे खरीदोगे तो तुम्हें सस्ता पड़ेगा। पर अगर मार्केट में प्राइस कम हुई, 40 से कम हुई, तो मैं बोलूंगा यार शेयर होल्डर मेरे पास क्यों आएगा, मैं उसको 40 में खरीदने का ऑफर दे रहा हूं, मार्केट से वो वैसे भी 38 में खरीद लेगा, 35 में खरीद लेगा। तो आपको ये चेक करना है, ये जो ऑप्शन जो एंटिटी देती है, आपको इसमें ये चेक करना है कि ऑप्शन इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है, इन द मनी मतलब शेयर होल्डर के फेवर में। मैंने बोला 40 रुपए का शेयर दूंगा, 40 रुपीज का शेयर दूंगा, मार्केट में वैल्यू ज्यादा है तो तुम मुझसे खरीदोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, तो दैट इज कॉल्ड इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी मतलब तुम्हारा कोई फायदा नहीं है ये कॉल ऑप्शन लेकर, मैं तुम्हें 40 रुपीज में इशू करूंगा, मार्केट में प्राइस कम है तो तुम मुझसे खरीदोगे ही नहीं, इट इज आउट ऑफ द मनी, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। दोनों में से, इन द मनी आउट ऑफ मनी में से हमें देखना है कि इन द मनी है कि नहीं। इन द मनी है तो ही हम बोलेंगे कि यार ये डाइल्यूटिव है, ये पोटेंशियल शेयर डाइल्यूटिव है। अगर आउट ऑफ द मनी है तो ये फिर डाइल्यूटिव नहीं माना जाएगा। और कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे हमने ईसॉप का सॉल्व किया था, जैसे हमने ईसॉप का सॉल्व किया था। ईसॉप का कैसे सॉल्व किया था? देखिए, आइए देखिए, एग्जांपल ही देख लेते हैं। कंपनी इशूज 100 ऑप्शंस, एक्सरसाइज एट 45 आफ्टर 31 मार्च। तो 31 मार्च को ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है कि मैं दे सकता हूं। मार्केट वैल्यू कितनी है? 50। अब देखो मार्केट में कितनी वैल्यू है? 50, मतलब ज्यादा है। मैं तो तुम्हें बोल रहा हूं कि 45 में ले लो, मतलब ये इन द मनी है। ऐसे केस में
100 ऑप्शन अगर मैंने तुम्हें दिए तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे 45 के हिसाब से, तो टोटल फंड्स कितने आएंगे 4500। यही फंड्स अगर मैं मार्केट में इशू करता तो कितने शेयर इशू करने पड़ते, कितने शेयर इशू करने पड़ते 90। ये ईसॉप की तरह हमने किया कि नहीं। तो आज मैं तुम्हें 100 ऑप्शन इशू कर रहा हूं, जबकि मार्केट में मुझे नेचुरल प्राइस पर 90 में मैं 90 शेयर इशू कर सकता हूं। तो इसका मतलब मैं तुम्हें 10 शेयर ज्यादा दे रहा हूं, मैं तुम्हें 10 शेयर्स एक्स्ट्रा फ्री में दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इक्विटी। पोटेंशियल इक्विटी वही होगा जिसके लिए मैं कोई फंड्स नहीं ले रहा हूं। तो पोटेंशियल इक्विटी कितना हो जाएगा 10 शेयर्स, और मैं उसको डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन था। यही बोल रहा है ऑन द अदर हैंड अज्यूम दैट द मार्केट प्राइस इज 35 ओनली, इन सच केस होल्डर ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज ऑप्शन बिकॉज इट विल बी अ लॉस मेकिंग प्रपोजल फॉर हिम। ऐसे केस में कोई पोटेंशियल है ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो आपको ये चेक करना है। तो कॉल मनी बहुत इजी है, ईसॉप की तरह है। अगला पॉइंट कौन सा है? कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर। इसकी बातें मैं बाद में करूंगा, इसी सेशन में लास्ट में हम बात करेंगे। फिर क्या है? ईसॉप। ईसॉप में आपको बता चुका हूं कि कैसे करेंगे। ईसॉप की बातें हो चुकी हैं। एंटिटी विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसको आज ही के लेक्चर में सबसे लास्ट में करेंगे। तो बच गया हमारा कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर। वेट, मुझे इसमें शायद मैंने इसमें एक चार्ट बनाया था, जस्ट लेट मी चेक द चार्ट, क्योंकि वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेक द चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें ना ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। हालांकि मैं तुम्हें दूंगा, सारी की सारी चीजें तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी, पर अभी फिलहाल तुम ये चार्ट का, ये कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर ऊपर लिखा है तो मैं उसको ऐसे कट कर देता हूं। और उस केस में अब बस तुम ये चार्ट का स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट लेके रख लो, ठीक है? या लेक्चर को स्टॉप करके अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर तुम्हें लगे कि नहीं लिखने में टाइम लग जाएगा तो लिखो मत, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट तो ले लो एक बार। ओके, तो गाइस आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है। कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स। तो कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स मतलब एज एन एंटिटी मैंने कुछ कंडीशंस रखी आपके सामने। आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकते हो, आप मेरे कोई सप्लायर हो सकते हो, आप मेरे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो, आप मेरे कोई इंप्लॉय हो सकते हो। जैसे ईसॉप में होता है ना, हम वेस्टिंग कंडीशन रखते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि मैंने कोई कंडीशन रखी आपके सामने कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं आपको फ्यूचर में इतने इतने शेयर्स इशू करूंगा। अब शेयर का इशू होना एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो शेयर इशू होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो शेयर इशू नहीं होगा। देखो बोलने में कितना आसान लग, हो गई तो कंडीशन फुलफिल हो गई तो शेयर इशू होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो शेयर इशू नहीं होगा। बट इसी चीज को अगर हम बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लेके आए तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन सामने आती हैं। वो सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है, कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स। इसके ऊपर मैं आपको आज 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 701, 702, 703, ये 3 क्वेश्चन है। तो 702, 703 मैं करवाऊंगा, 701 आप कर लेना। अभी है क्या कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स में करना क्या है? कंडीशन इज नॉट येट सेटिस्फाइड। अभी तक 31 मार्च को आप अगर पूरे साल भर का ईपीएस निकाल रहे हो ईयर एंडिंग पर, तो ईयर एंडिंग पर आपको चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है 703, जहां पर क्वार्टर एंडिंग की बात चल रही है, क्वार्टर वाइज हमें ईपीएस निकालना होता है। तो मैं ये ईयर एंडिंग बोलूं क्वार्टर एंडिंग बोलूं, कुल मिला के रिपोर्टिंग डेट पर आपको चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। एज ऑन रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है ना, या नॉट येट सेटिस्फाई लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि कंडीशन खत्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग डेट आते आते कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब अब आगे हमें वेट करने की जरूरत ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। वो सिचुएशन मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कंडीशन सेटिस्फाई होना स्टिल पेंडिंग है, पर 31 मार्च
या रिपोर्टिंग डेट पर अभी कंडीशन अभी तक तो फुलफिल नहीं हुई, स्टिल वेटिंग फॉर बीइंग सेटिस्फाइड, ऐसा अगर है तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स को मैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा कंडीशन सेटिस्फाई होने पर, अभी तो हुई नहीं है, रिपोर्टिंग डेट आ गई है, तो मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में नहीं लूंगा, मैं उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में नहीं कंसीडर करूंगा। समझ गए कि नहीं? मैं उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में नहीं लूंगा। क्या मैं उसको डीईपीएस में लूंगा? हां, अगर मेरे पास हाई चांसेस हैं, अगर मेरे पास हाई चांसेस हैं कंडीशन फुलफिल होने के। सर क्वेश्चन में हमें बताएगा क्या कि हाई चांसेस हैं कि नहीं है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? सिर्फ अभी ऐसा याद रखो कि एज ऑन रिपोर्टिंग डेट आप उसको पोटेंशियल इक्विटी में ले सकते हो, अगर एंटिटी को लग रहा है कि हाँ यार चांसेस तो बहुत हाई हैं, ये तो हमारी अर्निंग इंक्रीज हो रही, ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम उनको डीईपीएस में ले सकते हैं। इफ लिखा है मैंने चांसेस आर हाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे दूसरा, कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑन बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है बट फाइनल कंप्लायंस डेट इज इन फ्यूचर। जैसे मैंने कहा था कि 30 जून तक मार्केट में हमारी कंपनी का शेयर प्राइस 900 क्रॉस हो जाना चाहिए, 30 जून तक। मैंने एक साल पहले कहा था, या मैंने 7-8 महीने पहले बोला था कि नेक्स्ट 30 जून तक शेयर का प्राइस 900 क्रॉस हो जाना चाहिए, तो मैं आपको एक्स्ट्रा शेयर दूंगा। आज बैलेंस शीट डेट आ चुकी है 31 मार्च, शेयर का प्राइस 900 से क्रॉस हो चुका है, शेयर का प्राइस 900 से क्रॉस हो चुका है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑन बैलेंस शीट डेट बट फाइनल कंप्लायंस डेट इज इन फ्यूचर। मैंने 31 मार्च नहीं बोला है, बैलेंस शीट डेट पर भले इंक्रीज, बैलेंस शीट डेट पर भले वो क्रॉस हो चुका है, पर क्या कंप्लायंस डेट बैलेंस शीट डेट थी? क्या कंप्लायंस डेट अभी फ्यूचर में आने वाली है। कंप्लायंस डेट मतलब अभी 30 जून तक का वेट करना है, कंप्लायंस डेट इज इन फ्यूचर। अब वो कुछ भी हो सकता है, शेयर का प्राइस बढ़ जाए, अर्निंग इतनी हो जाए, टारगेट वॉज गिवन फॉर 12 मंथ बट फुलफिल्ड इन 11 मंथ, ऐसा। ट्रीट देम एज पोटेंशियल फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पे ही हमें मानना है, हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर में हमें उसको नहीं लेना है, क्योंकि अभी कंप्लायंस डेट नहीं आई है। मतलब ये कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट पर इट सीम्स कि कंडीशन तो लगभग फुलफिल हो ही गई, पर अभी कंप्लायंस डेट आई नहीं है, तो भी आप उसको बेसिक में नहीं लोगे। क्यों सर? हो सकता है कंप्लायंस डेट आते आते कंडीशन फुलफिल ना हो। मैंने कहा कि 30 जून तक शेयर प्राइस 900 क्रॉस हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को ही क्रॉस हो गया 900 से, पर हो सकता है 30 जून पे वापस से 900 के नीचे आ गया, तो उस कारण से यहां पर आप कहोगे कि नहीं यार मैं बेसिक में तो नहीं लूंगा। इसका मतलब बेसिक में अपने को कब लेना है? बेसिक में तो तभी लेना है जब बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन भी फुलफिल हो गई और फाइनल कंप्लायंस डेट भी आ गई। मतलब बेसिक में तब तक नहीं आएगा जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल हो गई पर कंप्लायंस डेट नहीं आई, कंडीशन फुलफिल हो गई पर कंप्लायंस डेट नहीं आई, हम नहीं मानेंगे कि कंडीशन फुलफिल हुई है, हम मानेंगे चांसेस हाई हो चुके हैं। और मैंने लिखवा दिया था इफ चांसेस आर हाई मतलब आप डाइल्यूटेड में लोगे, तो यहां पर भी ट्रीट देम एज पोटेंशियल इक्विटी फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। Do not take in basic earning per share unless the final condition is fulfilled as on compliance date. फाइनल कंप्लायंस डेट आने दो, फाइनल कंप्लायंस डेट पर अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप तब से लेकर बेसिक अर्निंग पर शेयर में लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तब से लेकर मानना जाएगा ना कि वो तो अब मैंडेटरी तो अब शेयर इशू करना ही पड़ेगा। जैसे मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, मैंने आपको पार्ट 1 में इंडिया 33 के पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर के केस में आप पहले दिन से, जिस दिन आप मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो पहले दिन से आप उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में ऑर्डिनरी इक्विटी मानना शुरू करते हो। तो यहां पर भी आप उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में ऑर्डिनरी कब मानोगे? जब एक्चुअल कंडीशन फुलफिल हो गई है और कंप्लायंस डेट भी खत्म हो चुकी है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड शेयर्स आर इशूड, बेसिक अर्निंग पर शेयर में ले लो, दैट्स इट। अब इतने चार्ट से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको सब आ गया, पर इस चार्ट से एटलीस्ट कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई, तो मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पहले 702 फिर 703।
702 में यह है कि एक उनका सीएफओ है मिस्टर एक्स या मिस एक्स, कोई सीएफओ उन्होंने अपॉइंट किया है 1 जुलाई को, ठीक है ना, 1 जुलाई 2011 को। कंपनी इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद सीए एक्स एट दैट द कंपनी वुड इशू 1000 शेयर्स टू हर, मिस एक्स है, अब उनको वो 1000 शेयर इशू करेंगे इफ शी कैन अचीव 20% राइज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बाय एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ हर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट हुआ 1 जुलाई 11 को, तो उनका 1 ईयर कब एंड होगा? 30 जून 12 को। तो फाइनल कंप्लायंस डेट क्या है? फाइनल कंप्लायंस डेट क्या है? 30 जून, ठीक है। और मार्केट वैल्यू करंट क्या है? 500। अब उनका शेयर प्राइस अगर 20% से रेज हो गया तो 500 प्लस 20% मतलब 600। यहां पर देखना है कि 600 अगर क्रॉस हो गया, 600 टच हो गया या क्रॉस हो गया, तो उनको एडिशनल शेयर्स मिलेंगे, उनको 1000 शेयर्स मिलेंगे। ये हो गए कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स। What will be the status of the shares for calculation of EPS for the year ended 11/12 and 12/13 assuming the price of the share are as follows? 31 मार्च 12 620 हो गया। बेटा ध्यान से सुनो, कंप्लायंस डेट क्या है? जून 2012, जबकि मार्च में ही 620 क्रॉस हो 600 क्रॉस हो गया। आपको ये पढ़ना है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑन बैलेंस शीट डेट 600 क्रॉस हो गया, बट फाइनल कंप्लायंस डेट इज इन फ्यूचर, पर 30 जून पे हो सकता है वापस से रिवर्स हो जाए तो ये आ रहा है। पर मार्च में ये दिख रहा है कि बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि 600 के नीचे तो नहीं आएगा, मतलब चांसेस अच्छे खासे हैं कि मुझे मिस एक्स को शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो क्या ट्रीट करेंगे उसको? पोटेंशियल। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में शामिल करेंगे इसको? नहीं। एज ऑन 31 मार्च 2012 हम बेसिक अर्निंग पर शेयर में शामिल नहीं करेंगे, पर हम इसको पोटेंशियल मानते हुए डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में शामिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं? बोलो बेटा। तो ये बोल रहा है बट एज ऑन 31 मार्च द कॉन्टिजेंट कंडीशन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू 20% is already achieved. Therefore, these share will be treated as outstanding while calculation of diluted earning per share, because the provision says if the effect is diluted, the calculation of diluted earning per share is based on the number of ordinary. तो ये मेरे चार्ट में ये भी दिख रहा है कि हाँ 30 जून तक हाई चांसेस हैं कि भाई कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो 30 जून तक हाई चांसेस है, तो आप डीईपीएस में ले लोगे। ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है 30 जून को तो 610 हो गया, 30 जून को 610 हो गया भाई, 30 जून को 610 हो चुका है। मतलब जब तुम नेक्स्ट ईयर 12-13 का बेसिक अर्निंग पर शेयर लोगे, उसी में तुम इसको कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जब तुम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो तुम बोलोगे ये कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो गई, कंप्लायंस डेट भी हो गई। नेक्स्ट ईयर से तुम इसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में ही ले लोगे। जब बेसिक अर्निंग पर शेयर में ले लोगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब ये डीईपीएस में नहीं आएगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर में सर ये कब से आएगा? 30 जून के वेटेड एवरेज से आएगा। आई बात समझ में? ये 30 जून के वेटेड, सर 30 जून के वेटेड एवरेज से आएगा तो सर अप्रैल मई और जून, मतलब अगर 30 जून है तो 1 जुलाई के वेटेड एवरेज से आएगा, तो सर अप्रैल मई जून में 3 महीने तो ये पोटेंशियल था। हाँ, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में ये 3 मंथ्स पोटेंशियल आएगा। इस साल में ये 3 मंथ्स पोटेंशियल और 9 मंथ्स एक्चुअल, इस तरीके से आएगा। तो जब तुम बीईपीएस निकालोगे करंट ईयर का, इस साल का, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में तुम इसका 9 मंथ्स का वेटेड एवरेज लोगे 1000 का, और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में तुम अलग से इसको 3 मंथ्स का पोटेंशियल मानोगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बोल रहा है व्हाट इफ द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट अचीव्ड ऑन 31 मार्च एंड 30 जून। मान लो 31 मार्च को यहां पर 620 नहीं होता, सपोज ये 599 होता, फिर क्या करते? फिर हम इसको डीईपीएस में भी नहीं लेते, हम इसको डीईपीएस में भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते कि भाई डीईपीएस में तो तब लेना है ना जब चांसेस हाई हैं, है ना। तो और कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट 600 अभी नहीं आया, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, चांसेस 50-50, इसका मतलब हम उसको डीईपीएस में नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर? और अगर 30 जून को ही जो कंप्लायंस डेट है उसी पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम उसको कहीं नहीं लेते। आया समझ में? 702। अब आ जाओ 703। हालांकि क्यूआर कोड है, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्यूआर कोड भले मत देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में, जो मैंने शायद क्यूआर में मैंने शामिल नहीं की होंगी। ठीक है, मैंने एक छोटा सा इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक जो अजम्पशन डाला है वो भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके डाला है और उसको मैंने नीचे डिस्कस भी किया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 703 है। 703 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 लाख। ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 10 लाख। देयर वर नो ऑप्शंस, वारंट्स, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी नहीं है। Agreement related to the recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following condition। तो contingently issuable shares हो गए। क्या अग्रीमेंट है कि हमने अभी रिसेंटली कुछ इक्विटी कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशन किए, तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस दी हैं कि हम आपको एडिशनल 5000 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग 2011 करंट ईयर में जैसे जैसे एक ब्रांच ओपन होती जाएगी, रिटेल साइट मतलब ब्रांच, वैसे वैसे हम 5000 शेयर एक्वायरी को शेयर इशू करते रहेंगे। एडिशनली 5000 शेयर्स एडिशनली इशू करते जाएंगे। 5000 एडिशनली इशू करते जाएंगे। आ रही क्या मेरी बात समझ में? जैसे जैसे हम रिटेल साइट ओपन करते जाएंगे 5000 शेयर्स देते जाएंगे और 1000 additional ordinary shares for each 1000 rupees of consolidated profit in excess of the 20 lakh rupees for the year। और पूरे साल का प्रॉफिट अगर 20 लाख से क्रॉस कर गया तो एक्सेस प्रॉफिट के लिए फॉर एवरी 1000 रुपीज के प्रॉफिट के लिए 1000 शेयर देंगे। मतलब 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 1 शेयर देंगे। सिंपल। 1000 रुपीज के प्रॉफिट के लिए 1000 शेयर देंगे, मतलब हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 1 शेयर देंगे। सिंपल। पर वो कब देंगे? जब पूरा साल भर खत्म हो जाएगा और मालूम पड़ेगा कि यार 20 लाख रुपीज से क्रॉस हो रहा है कि नहीं। 20 लाख रुपीज से क्रॉस होगा तो ही शेयर इशू करूंगा। तो ये दो अलग अलग कॉन्टिंजेंट कंडीशंस हैं। ठीक है। अब देखिए साल भर में एक्चुअल क्या क्या हुआ। रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। पहली साइट ओपन हुई 1 मई को, ओपन हो गई भाई, ओपन हो गई तो ये तो हमें शेयर देना पड़ेगा। ठीक है। कंडीशन फुलफिल तो बेसिक ईपीएस में ले लो। कंडीशन फुलफिल मतलब बेसिक ईपीएस में ले लो। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा, एक और रिटेल साइट ओपन हो गई 1 सितंबर को। ठीक है। कंडीशन फुलफिल। कंसोलिडेट ईयर टू डेट मतलब टिल डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर्स। फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है 11 लाख रुपए, फिर फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर तक मिलाकर एज ऑन जून मतलब ईयर टू डेट बोल रहे हैं ना, तो 6 महीने का प्रॉफिट है 23 लाख, 20 लाख से क्रॉस हो गया। फिर 9 मंथ्स का प्रॉफिट है 19 लाख, जिसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के कारण प्रॉफिट लॉस हुआ है उस क्वार्टर में 4,50,000 और क्वार्टर 4 मिलाकर ओवरऑल 29 लाख रुपीस का टोटल मिला के साल भर का प्रॉफिट है। अब ये पूरा का पूरा 4 महीने का 4 क्वार्टर्स का अलग अलग हमें करना है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए अब हम क्वार्टर वाइज निकालेंगे। हर एक क्वार्टर को एक सेपरेट इंडिविजुअल पीरियड मानना है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग कितनी है? 11 लाख। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि यहां पर ईयर एंडिंग दिसंबर है। जनवरी फरवरी मार्च कोई रिटेल साइट ओपन हुई क्या? नहीं। मई में ओपन हुई है, मतलब सेकंड क्वार्टर में ओपन हुई है। तो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स का कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च में कुछ भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट भी कितना था? 11 लाख, जबकि हमने बोला था कि 20 लाख क्रॉस करेगा तो ही हम आपको एडिशनल 1000 शेयर्स देंगे। तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। तो 11 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, सीधा सीधा आपका 1.1 का बेसिक अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में आते आते फर्स्ट सेकंड क्वार्टर का टोटल अर्निंग कितना हो गया? 23 लाख। टोटल अर्निंग कितना हो गया? 23 लाख। 23 अर्निंग हो गया क्वार्टर एंड तक का। तो क्वार्टर 1 में कितना था? 11 लाख। तो 23 माइनस 11 12 लाख। 12 लाख रुपीस का अर्निंग हो गया। तो आपको 12 लाख का अर्निंग मिल गया। ये देखो 12 लाख का अर्निंग। कुछ नंबर ऑफ शेयर कितने? 10 लाख नंबर ऑफ शेयर तो होंगे ही होंगे, पर एक रिटेल साइट ओपन हो गया मई को। ओहो, 1 मई। सेकेंड क्वार्टर कब से शुरू होता है? अप्रैल मई जून। 1 मई को रिटेल साइट ओपन हो गई। 1 मई को कंडीशन फुलफिल। वंस द कंडीशन इज फाइनली फुलफिल, कंप्लायंस डेट भी हो गई ना, इसमें तो कंप्लायंस डेट आ गई ना 1 मई। तो 1 मई से लेकर आप इसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में लोगे। कितने शेयर इशू करोगे? 5000। तो 5000 हर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। तो डिवाइडेड बाय 3, और आपने 1 मई को इशू कर दिया तो मई जून 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। तो आउट ऑफ 3 मंथ्स ये 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो ये
3333 आ गया। हर क्वार्टर को एक इंडिविजुअल पीरियड मानना है। हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। तो 1 मई को इशू कर दिया, 1 मई को कंडीशन फुलफिल हो गई। वंस द कंडीशन इज फुलफिल्ड आल्सो कंप्लायंस डेट इज डन। इसका मतलब आपको शेयर को कंसीडर करना पड़ेगा बेसिक अर्निंग पर शेयर में, चाहे आप शेयर इशू बाद में करोगे, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद। आप वंस द कंडीशन डेट इज कंप्लीटेड, आपको कंडीशन डेट से लेकर कंप्लायंस डेट से लेकर आपको शेयर इशू करना, शेयर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5,000 अप्रैल मई जून, तो मई जून 2 महीने, तो 5,000 इंटू 2/3, तो आपको 333 नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए इतने, आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया 1.2। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी में सर दूसरी कंडीशन में तो थी 1,000 वाली, सर 23 लाख आ गया सर, 20 लाख से क्रॉस हो गया सर ये भी तो हो गया। बेटा रुको, इस केस में सेकेंड क्वार्टर के एंड तक आपका 20 लाख क्रॉस तो हो गया। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑन बैलेंस शीट डेट बट फाइनल कंप्लायंस डेट इज इन फ्यूचर। क्यों सर? कहा गया है कि अगर पूरे साल भर का प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 दिसंबर के बाद साल भर का प्रॉफिट अगर 20 लाख क्रॉस करेगा तो हम आपको शेयर देंगे। भाई साहब अभी 2 क्वार्टर हुए हैं, हाँ सेकेंड क्वार्टर तक दिख रहा है कि 20 लाख से क्रॉस हो गया है, पर क्या कंप्लायंस डेट अभी आई है? नहीं। कंप्लायंस डेट कौन सी है? 31 दिसंबर। कंप्लायंस डेट नहीं आई है ना, कंप्लायंस डेट अभी अगर नहीं आई है, इसका मतलब हो सकता है थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में लॉस हो गया तो। पर हाई चांसेस है कि भाई अब तो ये शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर हाई चांसेस होते हैं तो आपको पोटेंशियल भी लेना होता है, डाइल्यूटेड में नहीं लेना होता है, आपको फिर भी उसको पोटेंशियल मानना होता है। इसीलिए हमने इस 1,000 एडिशनल, इस 1,000 को हमने कंसीडर नहीं किया, और डाइल्यूटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर में हमने सेकेंड क्वार्टर में हमने कहीं नहीं लिया। हम नहीं ले रहे हैं, देखिए अर्निंग कंटिजेंसी नहीं ले रहे हैं। 9 नंबर पॉइंट, the earning contingency has no effect on basic earning per share because it is not certain that condition is satisfied until the end of the contingency period. As on सेकेंड क्वार्टर के एंड पे अभी फाइनल कंप्लायंस डेट नहीं आई है, हम इसको डाइल्यूटेड में ले लेंगे पर बेसिक में नहीं लेंगे। क्वार्टर 3 में आते हैं। क्वार्टर 3 में क्या हो गया? टिल डेट अर्निंग 19 लाख हो गई। देखो 23 से घट के 19 हो गई, मतलब 4 लाख रुपए का नुकसान। तो करंट क्वार्टर में 4 लाख का नुकसान। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 10 लाख तो थे ही थे। इसके अलावा इस क्वार्टर में भी आपने 1 सितंबर को शेयर इशू किया है, 1 सितंबर को एक और रिटेल साइट ओपन की है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। कंप्लायंस डेट भी इसकी वही है। तो बताओ यहां पर एक्स्ट्रा शेयर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पिछले वाले 5,000 शेयर ऑलरेडी इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में तीनों महीने आउटस्टैंडिंग रहे। जो रिटेल साइट 1 मई को ओपन हो चुकी थी, तो 1 मई के बेसिस पर जो शेयर हमने 5,000 सेकेंड क्वार्टर में 2 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग थे, वही शेयर्स थर्ड क्वार्टर में पूरे 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो 5,000 प्लस जो वंस अगेन 5,000 शेयर इशू होंगे बिकॉज ऑफ द सेकेंड रिटेल साइट, वो कब इशू होंगे, कब कंडीशन फुलफिल हो रही है? 1 सितंबर। तो तीसरे क्वार्टर का 1 महीना, तो 5,000 इंटू 1/3। तो इसको ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 5,000 डिवाइड बाय 3, 1666 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा टोटल शेयर्स 66667। मतलब इस तरीके से ये 5,000 फर्स्ट वाली रिटेल साइट के हैं जो करंट क्वार्टर में पूरे 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग थे, और ये 5,000 सेकेंड रिटेल साइट के जो ओपन हुई है 1 सितंबर को, और थर्ड क्वार्टर का एक ही मंथ है, तो इसलिए हम 1 मंथ का वेटेड एवरेज ले रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं। और अर्निंग कंटिजेंसी तो सेटिस्फाई हुई नहीं, क्योंकि देखो 23 का 19 हो गया, मतलब 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ, तो इसलिए हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में देख लेंगे पर बेसिक में नहीं लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ क्वार्टर में 19 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गया, मतलब 10 लाख की अर्निंग। नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख, ठीक है, 20 लाख हो गया। अब यहां पहले रिटेल साइट की बात करते हैं। तो रिटेल साइट और कोई ओपन नहीं हुई है, 1 मई को थी और 1 सितंबर को थी, 5-5 हजार। तो मुझे बताओ फोर्थ क्वार्टर में दोनों 5,000 पूरे 3 महीने आउटस्टैंडिंग थे। फोर्थ क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये दोनों 5,000, ये 5,000 फर्स्ट रिटेल साइट का और सेकंड रिटेल साइट का, दोनों 5,000 फोर्थ क्वार्टर में तीनों महीने आउटस्टैंडिंग थे, इसीलिए हमने 10,000 ले लिया पूरा। क्योंकि आप क्या करोगे? 5,000 इंटू 3/3, अगेन 5,000 3/3 दोनों रिटेल साइट का, तो ये 10,000 ले लिया। हाँ, एक और बात सर,
फोर्थ क्वार्टर के एंड में तो सर 29 लाख रुपीस हो गया, 20 लाख क्रॉस हो गए, पर ये कब मालूम पड़ा बेटा? फोर्थ क्वार्टर के एंड में। तुम बिल्कुल कह सकते हो कि बस सर कंडीशन फुलफिल, यस कंडीशन फुलफिल, पर कब फुलफिल हुई? 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को अगर कंडीशन फुलफिल हुई है तो तुम वेटेड एवरेज भी लोगे तो 31 दिसंबर से लोगे, मतलब एक भी दिन का नहीं लोगे, इसलिए अर्निंग कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गई यहां पर वेटेड एवरेज करोगे 0 मंथ का, तो इसलिए यहां पर 0 आ गया। कितनी अर्निंग हो गई बेटा? 29 लाख। 29 लाख माइनस 20 लाख कितना होता है? 9 लाख। तो 9 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे, बिकॉज फॉर एवरी 1000 रुपीज मैं 1000 शेयर इशू करूंगा, तो एवरी 9 लाख रुपीज मैं 9 लाख शेयर इशू करूंगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई कब हुई? फोर्थ क्वार्टर के एंड में। तो मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर में ले लूं? हाँ ले लो 9 लाख शेयर, पर वेटेड एवरेज कब से करोगे? 31 दिसंबर एंड से वेटेड एवरेज करोगे, जिसका आएगा 0। इसीलिए अर्निंग कंटिजेंसी का इफेक्ट यहां पर 0 आ गया। और जब तुम एनुअल फुल ईयर का निकालोगे तो भी वो 0 ही आएगा, तो भी वो 0 ही आएगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल तो हुई है पर 31 दिसंबर को हुई है, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0/12, तो इसीलिए हमने 0 यहां पर लिया। चलो एनुअल जब निकालेंगे तो एनुअल निकालने के लिए जो ये हमारी रिटेल साइट वाले दो अलग अलग शेयर्स थे उनको कैसे करोगे? उनको तुम एनुअल करने के लिए करोगे कि पहले शेयर जो थे वो 1 मई को कंडीशन फुलफिल हुई थी, फुल ईयर के हिसाब से इंटू 8/12, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हटा दो 8/12, प्लस सेकंड रिटेल साइट ओपन हुई थी 1 सितंबर को, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो ये हो गया 4/12। तो इस तरीके से तुम वेटेड एवरेज लेके फुल ईयर में तुम 5000 लोगे दोनों रिटेल साइट का। तो फुल ईयर के हिसाब से अगर निकाल रहे हो तो इस तरीके से निकालोगे, पर जब तुम हर क्वार्टर का निकाल रहे हो तो तुम 3 मंथ्स को फुल पीरियड मानोगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। चलिए क्लियर। अब आते हैं हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करने। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या करना चाहिए? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वार्टर 11 लाख का प्रॉफिट था, एज इट इज 11 लाख का प्रॉफिट था, और ऑर्डिनरी शेयर्स भी 10 लाख थे। फर्स्ट क्वार्टर में कोई रिटेल साइट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अर्निंग कंडीशन भी फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है, तो हम इसको डाइल्यूटेड में भी पोटेंशियल नहीं मानेंगे। तो बेसिकली वही आ गया हमारा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था, सिंपल। सेकेंड क्वार्टर में पहले रिटेल साइट की बात करते हैं। हाँ अब रिटेल साइट की बात करते हैं। सेकेंड क्वार्टर में आपकी अर्निंग वही, न्यूमरेटर आपका वही 12 लाख, अर्निंग में तो आपका वही है, देख लो 11 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 11, 12, 4, 10 और पूरा आपका 29। नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख तो है ही सही। अब रिटेल साइट को देखते हैं। रिटेल साइट बेटा, रिटेल साइट ओपन कब हुआ? पहला 1 मई को ना। यहां तुम्हें एक डाउट आ सकता है, पर इंस्टीट्यूट ने क्या माना है क्या नहीं माना है मैं तुम्हें बता देता हूं। 1 मई को रिटेल साइट ओपन हो गई, तो 1 मई से तो तुम उसको ऑलरेडी बेसिक अर्निंग पर शेयर में ले चुके हो, तो इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर के 2 महीने के लिए ये एक्चुअल शेयर था। पर जो पहला वाला महीना था अप्रैल महीना उन्होंने क्या किया है? अप्रैल महीने को उन्होंने पोटेंशियल माना है। यहां तुम्हें डेफिनेटली डाउट आ सकता है। तुम यहां पर ये कह सकते हो कि सर एक बात बताओ, ये Q2 है, 1 अप्रैल से 30 जून। सर 1 मई को कंडीशन फुलफिल हुई, यहां से हम बेसिक में ले रहे हैं। सर इससे 1 महीने पहले हमें क्या पता कि कंडीशन फुलफिल होने वाली है कि नहीं? अगर हाई चांसेस हैं तो हम इसको 1 महीने को डाइल्यूटेड में कंसीडर करेंगे, अगर हाई चांसेस नहीं है तो कंसीडर नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट ने भाई हाई चांसेस माने हैं, और इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि 2 महीने तो तुम बेसिक में ले ही चुके हो, तो 1 महीना तुम इसको पोटेंशियल मानोगे, और इसीलिए 1 महीना पोटेंशियल मानोगे, 2 महीने तो ऑलरेडी वो हो चुका है, तो इसीलिए उन्होंने पूरा यहां पर 5000 लिया है, पूरा 5000 लिया है। 5000 कैसे आया? 1 मंथ पोटेंशियल एंड 2 मंथ्स ऑर्डिनरी। 2 मंथ्स ऑर्डिनरी तुम ऑलरेडी बेसिक में ले चुके थे, 1 मंथ पोटेंशियल, इसीलिए। समझ गए? पर सर ये तो गलत है, 1 मई से पहले हमें क्या पता कि कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं? वो मान के चल रहे हैं कि हाई चांसेस है, क्योंकि रिटेल साइट अगर ओपन 1 मई को हो गई तो उससे पहले उसकी तैयारियां हो गई होंगी, डिसीजन मेकिंग हो चुकी होगी, तो वो मान रहे हैं कि जिस क्वार्टर में कंडीशन फुलफिल हुई है उस क्वार्टर के बिगिनिंग से वो
एक तरीके से पोटेंशियल था। जिस क्वार्टर में कंडीशन फुलफिल हुई है उस क्वार्टर के बिगिनिंग से वो पोटेंशियल था, ये माना है। ये देखो, आईसीआई ने ये अज्यूम किया है कि जिस क्वार्टर में कंडीशन फुलफिल हो रही है, शेयर्स आर पोटेंशियल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट क्वार्टर। ये उन्होंने यहां पे भी लिखा है, ईच क्वार्टर इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग पीरियड, हेंस इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, द कॉन्टिजेंट शेयर्स आर कंसीडर्ड फॉर डायल्यूटेड ईपीएस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। जिस रिपोर्टिंग पीरियड में कंडीशन फुलफिल हुई है, the shares, the contingent shares are considered from the beginning of that quarter, beginning of that reporting period। तो रिटेल साइट किस रिटेल साइट, फर्स्ट रिटेल साइट कब ओपन हुई है? 1 मई को। तो 1 मई मतलब सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर के बिगिनिंग से आप उसको डाइल्यूटेड मानना शुरू कर दो, इसीलिए आप उसको पूरा पूरा ले रहे हो। समझ में आया? चलिए अब अर्निंग कंटिजेंसी देख लेते हैं। अर्निंग कंटिजेंसी में आपकी अर्निंग यहां पर 20 लाख से क्रॉस हो गई, 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, तो 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मतलब 3 लाख रुपीज पर 3 लाख शेयर मिलेंगे, 3 लाख शेयर मिलेंगे। हाँ, अब देखो क्या कंडीशन कंप्लायंस डेट आ चुकी है? नहीं, पर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। हाँ, इसको तुम पोटेंशियल मानोगे, तो 3 लाख को पोटेंशियल मानना है। और वंस अगेन वही, सर कंडीशन फुलफिल कब हुई? सर कंडीशन फुलफिल कब हुई? क्वार्टर के क्वार्टर एंड में हुई। पर उन्होंने क्या माना है? जिस क्वार्टर में कंडीशन फुलफिल हुई है उसके बिगिनिंग से मान लो, उसके बिगिनिंग से उन्होंने उसको डाइल्यूटेड मान लिया है। तो डाइल्यूटेड वो उसके बिगिनिंग से आ गया। आया समझ में? डाइल्यूटेड उन्होंने उसके बिगिनिंग से ले लिया। सिर्फ डाइल्यूटेड की बात चल रही है। ऐसा आप यहां पर भी मुझे बोल सकते हो कि सर जब हम यहां पर फुल ईयर का बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे तो सर कंडीशन तो 31 दिसंबर को फुलफिल हो गई थी, 9 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा देने थे, तो सर यहां पर हमने पूरे 9 लाख शेयर क्यों नहीं लिए? वो बोल रहा है डाइल्यूटेड के लिए शेयर्स आर पोटेंशियल, डाइल्यूटेड के लिए हमें कंसीडर करना है उस क्वार्टर के बिगनिंग या उस पूरे ईयर के बिगनिंग से। तो सेकेंड क्वार्टर में कंडीशन फुलफिल होती हुई दिख रही है, पर कंप्लायंस डेट अभी फ्यूचर की है, तो हमने इसको पोटेंशियल मान लिया। पोटेंशियल मानेंगे सेकंड क्वार्टर के बिगनिंग से, तो सेकंड क्वार्टर के बिगनिंग से मतलब हमने इसको 3 लाख पूरा पूरा ले लिया। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/3, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में ये पूरा आउटस्टैंडिंग है मान रहे हैं। तो ये एक बेसिक अजम्पशन इंस्टीट्यूट ने लिया है डाइल्यूटेड अर्निंग शेयर के लिए। चलिए फिर थर्ड क्वार्टर में कंडीशन यहां पर देखो 1 सितंबर को फुलफिल हुई, पर थर्ड क्वार्टर के बिगिनिंग से हम इसको पोटेंशियल मानेंगे। थर्ड क्वार्टर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से बिगिनिंग से मानेंगे। तो इसीलिए देखिए यहां पर पूरे 10,000 आ गए, मतलब पिछले 5,000 फर्स्ट रिटेल साइड के और सेकंड रिटेल साइड के 10, क्योंकि पूरा 3/3। पर यहां पर 23 का 19 हो गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां पर हम कुछ नहीं लेंगे। देखो थर्ड क्वार्टर में हमने कुछ नहीं लिया है, बात भी सही है, क्योंकि 23 से 19 आ गया, अब तो कंडीशन ही फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही क्योंकि लॉस हो गया, तो यहां पर हमने ये ले लिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ क्वार्टर में आपका फाइनली 29 लाख हो गया। 29 लाख का मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई, 9 लाख हमें शेयर्स एक्स्ट्रा इशू करने पड़ेंगे अर्निंग के बेसिस पर। तो फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग से हम इसको डाइल्यूटेड मानेंगे, मतलब पूरे 9 लाख रुपीस ले लिए। और रिटेल साइड वाले तो वैसे भी हम 10,000 थर्ड क्वार्टर में ले चुके थे, तो फोर्थ क्वार्टर में भी पूरे 10,000, क्योंकि बिगिनिंग से हमारा वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फुल ईयर की बात करें तो फुल ईयर 29 लाख पूरा ले लिया। 10 लाख हमने ले लिया रिटेल साइड 1 मई और 1 सितंबर, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो डाइल्यूटेड या बिगिनिंग से आउटस्टैंडिंग है। अब इसको फुल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मई को भले ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बोल रहा है वो जिस पीरियड में आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हम मान रहे हैं कि डाइल्यूटेड वो बिगिनिंग से है, तो फुल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाइल्यूटेड 1 जनवरी से है। और वो डाइल्यूटेड दोनों के दोनों 5,000 फर्स्ट रिटेल साइड सेकंड रिटेल साइड डाइल्यूटेड वो 1 जनवरी से है, इसीलिए उन्होंने पूरा 10,000 मान लिया। अर्निंग कंटिजेंसी की बात करें तो 9 लाख सेटिस्फाई कब हुआ? फुल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर एंड पे सेटिस्फाई हुआ, हो गया ना सेटिस्फाई, इसका मतलब हम मान लेंगे कि वो डाइल्यूटेड बिगिनिंग से ही डाइल्यूटेड था, इसीलिए उन्होंने 12/12 किया है। सिर्फ एक उनका जो अजम्पशन है, ये पूरी पिक्चर बदल रहा है, और वो अजम्पशन यही है कि भाई जिस क्वार्टर में या जिस ईयर में कंडीशन फुलफिल हो रही है उस ईयर के बिगिनिंग से उसको वो डाइल्यूटेड मान रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा है वैसा रट के जाओ, इस पे मैं कोई अपनी ज्ञान नहीं बांटूंगा तुम्हें, मुझे ज्ञान बांटने का कोई शौक नहीं है, स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट आपको आंसर तो ऐसे ही देगा, तो मैं क्यों आपको ज्ञान बांटूं, और आप भी अभी ज्ञान लेने के इच्छुक नहीं हो। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन उस तरीके से करके जाना। चलो
तो ये हो गए कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको इस चार्ट में समझा दिया था, फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब मेरे पास बचे हैं बस 2 पॉइंट्स। एक तो पेरेंट सब्सिडरी के रिस्पेक्ट में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, ईपीएस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे निकलता है, मुझे उसका एक क्वेश्चन आपको करवाना है। और एक मुझे चीज आपको करवानी है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये वाला एंटिटी विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। पहले मैं आपको एंटिटी विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला करवाऊंगा, ये वाला चार्ट के हिसाब से मैं आपके साथ 2 बातें करूंगा, और फिर आपको पेरेंट सब्सिडी वाला करवाऊंगा, हमारा इंड AS 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट बस मुझे दीजिए, तब तक आप चाहो तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट, तो देखिए भाई क्या है एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मैं आपको ना इसको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। आप सब जानते होंगे कि किसी भी एंटिटी में 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब कोई सेगमेंट, कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, पर उस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का भी अलग से ईपीएस निकाला जाता है एज पर शेड्यूल 3। कुल मिला के 3 ईपीएस निकलते हैं। कंटिन्यूड ऑपरेशन का अलग ईपीएस निकलता है, डिसकंटिन्यूड का अलग ईपीएस निकलता है, और टोटल ऑपरेशन कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड मिला के अलग ईपीएस निकलता है। ईपीएस जब मैं कह रहा हूं तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों निकलते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, बिल्कुल बस एक चीज बोलूंगा, उस पर सब चीजें हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा। अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंदर लॉसेस हैं, डिसकंटिन्यूड के अंदर प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, कोई मतलब नहीं। टोटल ऑपरेशन नेट कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग करके क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंदर लॉसेस हैं तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, डीईपीएस निकालते वक्त, डीईपीएस निकालते वक्त, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त इग्नोर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑलवेज। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तुम्हारा फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन हमारा एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। अब मेरी इस बात को, इस शब्द को याद रखना, अभी एग्जांपल करवाऊंगा, वो ये जो शब्द बोले उसके से रिलेट करवाऊंगा मैं आपको, और आपको सब समझ में आएगा। सिर्फ ये एक बेसिक चीज याद रखना है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर लॉसेस हैं तो डीईपीएस निकालते वक्त आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को नहीं लोगे, चाहे वो डाइल्यूटिव हो या कुछ भी, डाइल्यूटिव भाड़ में जाए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को लेना ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? बस इतना ही समझना है। मैं आपको करवाऊंगा छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल, जिनसे आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल पढ़िए एक बार। एग्जाम्पल पढ़ते आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। अर्निंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, लॉस है क्या? नहीं। अगर लॉस हुआ, कहां गया, अगर लॉस हुआ तो ही इग्नोर करना है। बहुत ज्यादा बदलाव होता है भाई। हाँ, अगर लॉस हुआ तो ही इग्नोर करना है। तो कंटिन्यूइंग में अर्निंग कितना, 5 लाख, डिसकंटिन्यूइंग में भी अर्निंग, दोनों में प्रॉफिट प्रॉफिट है। ऑर्डिनरी शेयर्स, पोटेंशियल शेयर्स। चलो पहले बेसिक कैसे निकालेंगे, बेसिक भी 3 निकलेंगे अलग अलग। तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, टोटल 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बेसिक के लिए तो हम पोटेंशियल लेते भी नहीं है। डाइल्यूटेड 5 लाख डिवाइड बाय 125, 3 लाख डिवाइड बाय 125, 8 लाख डिवाइड बाय 125, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, ये आ रहा है बेटा। ठीक है, अब कंक्लूजन पे भी तो आए। बेसिक अर्निंग पर शेयर 5, 4 डाइल्यूट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। 3 2.4 डाइल्यूट हो रहा है, अच्छी बात है। 8 6.4 डाइल्यूट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ले लो, पोटेंशियल ले लो, क्योंकि वो डाइल्यूट कर रहा है। हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को ले रहे हैं। मैंने आपको लेने से मना किया है सिर्फ एक केस में, पोटेंशियल इक्विटी मत लेना अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉसेस हो रहे हैं। क्यों मना किया है अभी बता देता हूं। अगर ले लोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो डाइल्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि वो एंटी डाइल्यूट कर रहा है।
लेने से वो एंटी डाइल्यूट करेगा, अभी प्रूव करके बताऊंगा। ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 1। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 2। चलो, कंटिन्यूइंग में तुम्हारा प्रॉफिट है, डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है। मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूइंग में लॉस होना चाहिए तो ही इग्नोर करोगे, कहीं और कुछ इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूइंग में तुम्हारा लॉस है, चलता, कोई बात नहीं। अभी भी तुम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए 25,000 को लोगे। सबसे पहले बेसिक कैसे, 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 माइनस 3 2 लाख ओवरऑल ऑपरेशन डिवाइड बाय 1 लाख। देखो जी, 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो आपका कंटिन्यूइंग का 5 रुपए माइनस 3 और टोटल मिला के आ गया 2। डाइल्यूटेड निकालने के लिए 5 लाख डिवाइड बाय 125, 4 रुपए आ गया। देखो डाइल्यूट हो रहा है, 5 का 4। नेट नेट कितना है, 2 लाख डिवाइड बाय 125, सॉरी नेट नेट कितना है, 2 लाख, हाँ 2 लाख। अच्छा ये टोटल का था, सॉरी टोटल का मैं कर रहा था, सिर्फ डिसकंटिन्यू का। 3 लाख डिवाइड बाय 125, 3 लाख डिवाइड बाय 125 कितना आ गया, 2.4, जबकि ऊपर कितना था 3। सर 3 का 2.4 आ गया। बेटा ये एंटी डाइल्यूट हो रहा है, ध्यान से देखो, लॉस पर शेयर 3 से घट के 2.4 आ गया, ये तो एंटी डाइल्यूट हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के चक्कर में हो रहा है, चलता है। बिकॉज वैसे भी अगले साल से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होने वाला। हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। अगर कोई शेयर होल्डर होगा जो बोलेगा वाह यार 3 का 2.4 हो गया, मतलब डाइल्यूटेड बल्कि बेटर है, जबकि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर से नीचे ही होता है, बल्कि यहां तो बेटर है। कोई बात नहीं, दिखा दो उसको बेटर है, हाँ ठीक है बेटर है, क्योंकि वैसे भी डिसीजन मेकिंग के लिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट। तो अगर इस कारण से एंटी डाइल्यूशन आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करो, कोई बात नहीं। टोटल ऑपरेशन में भी 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख था, 2 लाख डिवाइड बाय 125 हो गया, कितना हो गया 1.6। अल्टीमेटली टोटल ऑपरेशन भी तो आपके डाइल्यूट ही हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो स्टिल यहां पर इस एग्जांपल में क्या था, डिसकंटिन्यूइंग में लॉस था, तो भी तुम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल 3 कंक्लूजन क्या लिखा है, कंसीडर ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इवन दो इट रिजल्ट्स इन एंटी डाइल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। व्हाई, बिकॉज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो ईपीएस होता है इज गेटिंग डाइल्यूटेड। एटलीस्ट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस तो डाइल्यूट हो रहा है ना, एंड इट इज अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जांपल 3 अगेन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पॉजिटिव है, डिसकंटिन्यूइंग नेगेटिव है, और नेगेटिव देखो कितना सारा नेगेटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूइंग तो पॉजिटिव है ना, पोटेंशियल इक्विटी को कंसीडर करेंगे। 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 माइनस 6 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 माइनस 6 माइनस 1। डाइल्यूटेड 5 लाख डिवाइड बाय 125, 4। देखो डाइल्यूट हो रहा है ना, डाइल्यूट हो रहा है ना, कंटिन्यूइंग का डाइल्यूट होना चाहिए, मुद्दे वाली बात, कंटिन्यूइंग का डाइल्यूट होना चाहिए। आ रही क्या मेरी बात समझ में, कंटिन्यूइंग का डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूइंग 6 लाख डिवाइड बाय 125, 6 लाख डिवाइड बाय 125 4.8 आ गया। कंटिन्यूइंग का सॉरी डिसकंटिन्यूइंग का एंटी डाइल्यूट हो गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यूइंग का डाइल्यूट हो रहा है ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इवन टोटल ऑपरेशन का भी एंटी डाइल्यूट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां 1 आया, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, यहां 1 लाख डिवाइड बाय 125.8 एंटी डाइल्यूटेड, नो प्रॉब्लम। अगर टोटल ऑपरेशन भी आपका एंटी डाइल्यूट हो रहा है तो भी आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स यहां पर दिखाओगे, क्योंकि कंटिन्यूइंग का डाइल्यूट हो रहा है, ये हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी है। कंसीडर ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इवन दो इट रिजल्ट्स इन एंटी डाइल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड टोटल ऑपरेशन। व्हाई, बिकॉज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस तो डाइल्यूट हो रहा है ना, यही हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 कंटिन्यूइंग ऑपरेशन माइनस 6 लाख। मैंने क्या बोला, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर लॉसेस में है तो फिर तुम पोटेंशियल मत लेना, क्योंकि कंटिन्यूइंग का एंटी डाइल्यूट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और डिसकंटिन्यूइंग का 5 लाख, चलो बेसिक निकालें, 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, माइनस 6 5 और माइनस 1। अब अगर मान लो मैं पोटेंशियल को कंसीडर कर लूं, सपोज 2 मिनट के लिए, हालांकि रूल ये है कि कंसीडर नहीं करना है, पर अगर मैं कर लूं तो क्या होगा, माइनस 6 लाख डिवाइड बाय 125 कितना हो गया 4.8। भाई कंटिन्यूइंग का एंटी डाइल्यूट हो गया, माइनस 6 से माइनस 4.8 हो गया, मतलब डीईपीएस उल्टा बढ़ गया।
अच्छी बात है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो एंटी डाइल्यूशन है, गलत हो गया। यहां मुझे 25,000 पोटेंशियल नहीं लेना है, सिंस ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज गेटिंग एंटी डाइल्यूटिव बिकॉज ऑफ टेकिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हेयर, वी शैल नॉट कंसीडर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डीपीएस। अब आप डीपीएस वापस से निकालो और देखो, डिवाइड बाय 1 लाख 1 लाख 1 लाख, एटलीस्ट उससे हम शो क्या कर रहे हैं, 6 आपका बेसिक है तो 6 आपका 6 आपका डीईपीएस है, हम एटलीस्ट उससे डीईपीएस को बढ़ा तो नहीं रहे। तो इसीलिए whenever in your continuing operation there is a loss, do not consider potential equity shares, otherwise it will create your anti dilutive situation. That's it, हो गया बेटा, डन। यही समझना था तुम्हें, यही समझना था तुम्हें, क्लियर। चलो अब क्या, अब मैं तुम्हें करवाऊंगा एक आखिरी क्वेश्चन, हमारा बचा हुआ एक लास्ट पॉइंट। इंड एस 33 खत्म हो गया है। इसके अलावा मैंने जितने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं, टेलीग्राम में डाल दिए। टेलीग्राम का लिंक, मिशन संभव का लिंक मैं डाल रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरे मिशन संभव के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसके मास्टर प्रॉब्लम्स के पीडीएफ और टेलीग्राम पे पूरे पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम के मेन चैनल पे, सीए जय चावला, और उसके अलावा मिशन संभव के ग्रुप के अंदर भी। तो ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना मैंने करवाया सिर्फ उतना ही काफी है। क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस आपको एडिशनली करनी चाहिए। क्यूआर कोड मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के बगल में दे रहा हूं, आपको उसका पीडीएफ भी दे दिया है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, पर पास होके दिखाओ, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। चलो आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन का बेस स्ट्रक्चर क्या है, पेरेंट सब्सिडरी। अगर पेरेंट कंपनी कंसोलिडेटेड ईपीएस और डीईपीएस निकालेगी तो कैसे निकालेगी, कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन द क्वेश्चन। तो कैलकुलेट सब्सिडरीज एंड ग्रुप्स बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड। वो होल्डिंग का तो इंडिविजुअल पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ सब्सिडरी का पूछ रहा है और ग्रुप का बेसिक और डाइल्यूटेड पूछ रहा है। तो पहले अगर सब्सिडरी का पूछ रहा है तो अपन सब्सिडरी से शुरू करेंगे। सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना, 5400। सब्सिडरी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, 1000। तो सीधा सीधा बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 5.4। ये बेसिक आ, ओ सॉरी, वन सेकेंड, कुछ और शेयर भी आपके कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, ये प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट वर्ड बोले तो समझ जाना इट इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, जब भी वो वर्ड बोले प्रॉफिट। अब वारंट है तो ये पोटेंशियल हो गए, कितने हैं भाई, 150 एक्सरसाइजेबल टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स, एक्साइज प्राइस 10, मार्केट प्राइस 20। तो इसका पोटेंशियल पार्ट निकालो, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20, इसका पोटेंशियल पार्ट आ गया 75। मतलब 75 के लिए हम नंबर ऑफ शेयर फ्री में इशू कर रहे हैं, 75 नंबर ऑफ शेयर्स हम फ्री में शेयर इशू कर रहे हैं, बाकी 75 के लिए हम फंड्स लेंगे क्योंकि हम 10 रुपए ही ले रहे हैं सिर्फ। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 400 है सिर्फ, ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर, ये भी पोटेंशियल हो गया। डिविडेंड कितना दे रहा है, 1 रुपए पर शेयर। तो जब अगर आपका 5400 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें से आपका 1 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 400, तो 400 रुपए का डिविडेंड भी तो माइनस होगा। तो आपका अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा, 5000। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ये हो गया आपका बेसिक ईपीएस 5 रुपए। डन। हमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब हम निकालते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड के लिए क्या करते हैं, डाइल्यूटेड के लिए क्या करते हो, न्यूमरेटर लोगे तुम सबसे पहले। न्यूमरेटर कितना लोगे, सबसे पहले 5000 का 5000 लोगे। अब तुम बोलोगे कि अगर पोटेंशियल ना होके ऑर्डिनरी होते तो क्या होता। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी है तो 400 प्रेफरेंस के 400 इक्विटी शेयर्स होते और हमें ये डिविडेंड नहीं देना पड़ता, तो बेसिकली डिविडेंड की सेविंग हो जाती। तो यहां पर तुम्हारा डाइल्यूटेड में 5400 क्यों आया, क्योंकि 5000 तुमने लिया प्लस 400 की सेविंग, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, 1000 पहले से ही है। अगर ये प्रेफरेंस इक्विटी होते तो हर एक प्रेफरेंस के ऊपर एक इक्विटी ऑर्डिनरी मिलता, तो 400 तुम्हारे इक्विटी बढ़ जाते, तो 1000 तो होते ही होते और 400 बढ़ जाते। बेटा बोलो बेटा क्लियर। अब जो पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल वारंट है, ये कुल मिला के कितने पोटेंशियल है, 75। तो ये 75 भी इक्विटी होते तो ये 75 हो जाते। सर ये 75 के बगल में क्या है बेटा, ये उसके बगल में ना आई करके ऐसा है, जैसे एफ करके लिखा है ना, आई की रीजनिंग आई होगी यहां पर, वो है बेसिकली, और कुछ नहीं है। चलो बेटा क्लियर हुआ, बोलो बेटा क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा आ गया
डिवाइड बाय 1075 400, तुम्हारा 3.66 किसका आ गया? ये सब्सिडरी का आ गया। अब जब तुम कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर मतलब पेरेंट का प्लस सब्सिडरी का। पेरेंट कंपनी अपनी अर्निंग प्लस सब्सिडरी से जो उसको अर्निंग मिली, सब्सिडरी से जो उसको अर्निंग मिली, ऐसा करोगे। तो ध्यान से देखना, अब पेरेंट की अर्निंग कितनी है? पेरेंट की अर्निंग कितनी है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स पेरेंट के कितने हैं? 12, एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग ऑफ और डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी। इसमें कोई सब्सिडरी का डिविडेंड अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, जब तुम इसमें पेरेंट कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? कंसोलिडेटेड ईपीएस, पेरेंट्स अर्निंग प्लस ईपीएस ऑफ सब्सिडरी मल्टीप्लाई बाय पेरेंट्स होल्डिंग इन नंबर्स। पेरेंट ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए हैं मल्टीप्लाई बाय पेरेंट सब्सिडरी का ईपीएस, होल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ पेरेंट, ऑफ कोर्स वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग। कैसे? आ जाओ, पेरेंट की अर्निंग कितनी है? 12, हम निकाल रहे हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर 12 प्लस सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस कितना था? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय पेरेंट जो है वो सब्सिडरी के कितने शेयर होल्ड कर रहा है? 800 शेयर होल्ड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 800 प्लस पेरेंट जो है वो सब्सिडरी के 300 प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड कर रहा है। 300 प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड कर रहा है बेटा, बोलो बोलो। और उन 300 प्रेफरेंस शेयर पर उसको कितनी अर्निंग मिल रही है? 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है बेटा उसको। तो 300 प्रेफरेंस शेयर पर 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, डिवाइडेड बाय पेरेंट के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? पेरेंट के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, डिवाइड बाय 10,000। तो पेरेंट की खुद की अर्निंग प्लस पेरेंट को जो अर्निंग सब्सिडरी से मिलेगी उसमें प्रेफरेंस वाली, इसमें प्रेफरेंस वाली और इसमें इक्विटी वाली। प्रेफरेंस वाली 1 रुपए के हिसाब से मिल रही है और इक्विटी वाली 5 रुपए पर इक्विटी शेयर हमने निकाल के रखा था सब्सिडरी का, ये वाला। अब जब आप पेरेंट का डीईपीएस निकालोगे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सेम पेरेंट की अर्निंग कितनी है? 12,000 प्लस पेरेंट ने क्या क्या होल्ड करके रखा है? 800 ऑर्डिनरी शेयर्स, 30 वारंट्स और 300 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या क्या करेगा वो? सबसे पहले उसका ईपीएस कितना है? डी, अच्छा पेरेंट का डीईपीएस निकाल रहे हो तो सब्सिडरी का भी डीईपीएस मल्टीप्लाई करोगे, कितना है? 3.66। तो आप बोलोगे कि भाई मैंने 800 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.66 प्लस मैंने 30 वारंट्स होल्ड करके रखे हैं। इसके टोटल वारंट कितने थे? इसके टोटल वारंट 150 थे। 150 पर पोटेंशियल कितने थे? 75। तो मेरे पास कितने हैं? 30 पर पोटेंशियल कितने होंगे? सिर्फ 15। तो मेरे 15 वारंट्स पर सेम 3.66 प्लस 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 वही अर्निंग तुम्हारी। कौन सी वाली अर्निंग? 3.66। मैंने कितने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करके रखे हैं? 300। तो 300 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखे हैं, उस पे भी 3.66 होल डिवाइडेड बाय मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। ये आ जाएगा तुम्हारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पेरेंट का। तो कंसोलिडेटेड ईपीएस निकालते वक्त आप क्या कर रहे हो? ईपीएस ऑफ सब्सिडरी मल्टीप्लाई बाय पेरेंट का होल्डिंग। पर हां, प्रेफरेंस वाला बेसिक ईपीएस में प्रेफरेंस से उसको सिर्फ 1 ही रुपए की अर्निंग आ रही है। तो बेसिकली आप यहां क्या करते हो? अर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी। मुझे सब्सिडरी से अर्निंग कितनी आई? ये क्या है? ये है तुम्हारा अर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी। सब्सिडरी से अर्निंग कितनी आई? तो
बेसिक अर्निंग पर शेयर के अंदर सब्सिडी से मुझे 5 रुपए की अर्निंग मिली 800 शेयर पर। इसके अलावा प्रेफरेंस में 1 रुपए का डिविडेंड मिला 300 शेयर पर डायल्यूटेड निकालते वक्त सब्सिडी का डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 3.66 है, उसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब्सिडी में मेरी ऑर्डिनरी शेयर्स की होल्डिंग, सब्सिडी में मेरी वारंट्स की होल्डिंग, सब्सिडी में मेरी प्रेफरेंस शेयर्स की होल्डिंग। मैंने तीनों को सबसे कॉमनली डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरी अर्निंग आ गई। ये अगेन क्या आ गई, अर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी, ये अर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी आ गई, इस तरीके से निकाला। दिस वाज द क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको जरूर कर लेना। इसके अलावा मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा आपको बताया वो मैंने टिक लगवा लिए हैं, वो देख लेना गाइज। आई होप आपका इंड AS 33 अच्छे से हुआ होगा, और इंड AS 33 के को बाकी बचे हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने मास्टर क्वेश्चंस की PDF आपको प्रोवाइड कर दी है, उसमें से आप देखते जाना, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच सुनने के लिए इंड AS 33। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देके जाना, प्लस इस लेक्चर को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।